गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। सुबह सागे में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मेरे साथ है आदिल निजाम और मेरे साथ है सबीन फारूक। सबीन, आज सुबह सवेरे मुझे एक शेर की आमद हुई है। इरशाद इरशाद। बाकी सब तो ठीक था, लेकिन हाय उस जालिम ने चाय भी ना पूछी। ओए होए, वैसे बड़ा दुखी शेर है। मेरे पास भी एक शेर है। सुनाए जी। दिल को बहलाने के लिए कुछ तो चाहिए, चाहना सही, चाय ही सही। ये चाय के हवाले से शेर आज हमें इसलिए याद आ रहे हैं क्योंकि आज चाय का आलमी दिन है। दुनिया भर में आज लोग इस दिन को सेलिब्रेट कर रहे हैं और खूब चाय पी रहे हैं। वैसे भी पीते होंगे, लेकिन आज कुछ ज्यादा ही पियेंगे। गर्मी हो या सर्दी हो, पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मकबूल तरीन मशरूब की हैसियत इख्तियार कर चुकी है चाय। और ऑब्वियसली इस मामले में लोग बड़े सेंसिटिव हैं और वो कहते हैं कि जी हमें मना मत कीजिए, हमें चाय पीने दीजिए। हाँ, अभी आज हम चाय की फजीलत और खसूसियत और सारी चीजें हम आपको बताएंगे। चाय कितनी जरूरी, कौन कौन से विटामिन इसमें हैं। आप सुबह उठे हैं चाय, घर से बाहर जा रहे हैं चाय, किसी को मिलने गए हैं चाय, ऑफिस आए हैं चाय, चाय चाय और चाय, किसी के घर गए चाय, चाय, सर में दर्द है तो चाय, सर में दर्द हो रही है चाय, बुखार हो रही है चाय, रिश्ता देखने गए हैं चाय, रिश्ते से रिजेक्शन हो गई है चाय। और चाय रीजन भी बन सकती है रिजेक्शन की। खुशी हो या गमी हो, ये जो कौम है ये सिर्फ चाय पीती है। आप चाय के बगैर जिंदा रह सकती हैं? मैं चाय के बगैर जिंदा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आप नहीं पीती चाय? मैंने कभी चाय नहीं पी अपनी जिंदगी। मतलब वो पाकिस्तानी जिनके बारे में कहा जाता है कि अरबों रुपयों की चाय सालाना पी जाते हैं इंपोर्ट करके, आप उनमें शामिल नहीं है, आप अपना हिस्सा नहीं डाल रही? मैं बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ऑलरेडी अगर देखा जाए तो पाकिस्तान समेत दुनिया भर में 2 अरब से जायद चाय के शौकीन अफराद हैं जो कि जाहिर है इस दिन को मना रहे होते हैं और सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। 25% बनते हैं। आई एम नॉट वन ऑफ देम। ये एक अच्छी बात है ना कि एक्सेप्शंस होनी चाहिए हर जगह। वैसे चाय पीकर जो है अक्सर लोग कहते हैं एनर्जी आ जाती है, इंसान थोड़ा सा तवाना महसूस करता है। अब आप पी नहीं है इसलिए आपको मालूम नहीं है। जो लोग चाय को पीते हैं उनको डेफिनेटली वो इस पे बता सकते हैं। मेरे अंदर वैसे देखिए कितनी एनर्जी होती है, मुझे जरूरत ही नहीं है चाय की। आप उसकी मुतबादिल में कॉफी लेती हैं आई थिंक। हाँ, मैं कॉफी, हाँ कैफीन का तो जाहिर है वो इस्तेमाल उस तरह से रहता है, लेकिन ये है कि चाय मैं नहीं पीती उस तरह से। लेकिन हाँ आदिल, अगर ओवरऑल अगर देखा जाए तो लोग बड़े सेंसिटिव भी हैं इस मामले पे, क्योंकि गर्मी जब होती है तो एक आ जाता है कि ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल किया जाए, गर्म मशरूबात की तरफ मत जाया जाए। लेकिन लोग कहते हैं कि नहीं, हमें पीनी है तो हमें सिर्फ और सिर्फ चाय पीनी। साल के जो टोटल दिन हैं आप होटल्स पे देख लें, हर जगह देख लें, और चाय पी के नए नए आइडियाज़ भी आते हैं। होटल्स पे देखें, बड़ी गर्मा गर्म चाय को बड़ी गर्मा गर्म सियासी गुफ्तगू भी हो रही होती है, बहस हो रही होती है। ये किस किस्म की चाय पी के नए नए आइडियाज़ भी आते हैं, ये कैसे होता है? हाँ? मतलब चाय पी के नए नए आइडियाज़ कैसे आते हैं? डेफिनेटली आपका दिमाग खुलता है, गैदरिंग है, लोगों के साथ बैठ के आप उनके साथ उनके आइडियाज़, अपने आइडियाज़ शेयर करते हैं, कहते हैं नए नए आइडियाज़ आते हैं, लोगों से भी सुनते हैं। चाय की चुस्के साथ उसका मजा दोबारा हो जाता है। आपके दिमाग का किरदार नहीं होता, उसके अंदर चाय का किरदार होता है, क्योंकि चाय एक जरिया बनती है सबको साथ बिठाने का। ऐसे ही सही समझी मैं? बिठाने का, बिल्कुल। क्या बात है जनाब, मतलब जिसने पीनी है, जो कि मेजॉरिटी जो है वो पूरी दुनिया में मेजॉरिटी जो है वो चाय को पसंद करती है, तो वो कोई ना कोई रीज़न ज़रूर ढूंढ रही होती है। अच्छा, कुछ लोग होते हैं ना कि आपको नींद, ये मुझे वैसे ये लॉजिक समझाएं, क्योंकि आप भी चाय लवर हैं तो मैं चाहूँगी कि आप मुझे लॉजिक समझाएं। नींद नहीं आ रही तब भी चाय पी लो, नींद आ रही है तब भी चाय पी लो। चाय बहुत ज़रूरी है। अगर आपको नींद नहीं आई, आप चाय पी, आपको नींद आ जाएगी, और अगर आ रही है तो चाय पी ले, आप तवाना हो जाएंगे, नींद चली जाएगी। या आजमा कर देख लेना, आप पीती नहीं तो इसलिए आपको मालूम नहीं। हाउ इज इट पॉसिबल? एक चीज है तो उसका एक ही कोई ये माइंड गेम है, माइंड गेम है। चाय पियेंगे तो ये काम हो जाएगा। मतलब आप कुछ भी बड़ा करने जा रहे हैं, आपको अपना इवन हम लोग जब प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं, प्रोग्राम शुरू करने से पहले जल्दी जल्दी 2 4 5 चाय की सिप ले लेते हैं ताकि एनर्जी आ जाए। ओहो, क्या बात है। चलें जी, एनर्जी जब आती है, मुझे लगता है बहुत सारे लोग जो दुनिया में बड़े अच्छे काम कर रहे हैं वो चाय पी के ही कर रहे होंगे, आपकी बातों से मुझे लगता है, लेकिन मेहनत भी साथ साथ बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी होती है। अच्छा, दुनिया भर में अगर देखा जाए तो बड़ा टैलेंट मौजूद है और एक्नॉलेज करने की बड़ी ज़रूरत है। तो ऐसे में पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान में भी बहुत टैलेंट है और जिसको अप्रिशिएट करना, एक्नॉलेज करना इंटरनेशनल लेवल पे बहुत ज़रूरी होता है। अमेरिकन मैगजीन की हम बात कर रहे हैं, जो है जनाब, अगर जिसकी बात की जाए फोर्ब्स, और 30 अंडर 30 की उन्होंने लिस्ट जो है वो फहरिस्त उन्होंने शाये की है, जिसमें 7 पाकिस्तानी नौजवान भी शामिल हैं। इन्हीं बासर और ये जो हमारे ज़बरदस्त से यंगस्टर्स हैं, टैलेंटेड हैं, इनका नाम फिल्मसाज और क्रिएटिव डायरेक्टर, अगर देखा जाए इस पूरी लिस्ट के अंदर देखा जाए तो एक फिल्म मेकर हैं और उसके साथ एक क्रिएटिव डायरेक्टर है बुशरा सुल्तान साहिबा, उनका नाम भी शामिल है। और ज़ाहिर आज बुशरा को हमने दावत दी है क्योंकि मैं इनका जब मैं काम देख रही थी तो उस पर मैंने देखा कि किस तरह से बुशरा ने हर एक पिक्चर को एक स्टोरी दी हुई है। बिल्कुल, कि कैसे हर लड़की उससे रिलेट कर सकती
भी है और इसी तरह से पाकिस्तान में ख़वातीन के हवाले से जितने इश्यूज़ भी हैं जिन पे बात होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, उन्होंने अपने आर्ट के ज़रिए जो है उसको हाईलाइट करने की कोशिश की। आर्ट्स की कैटेगरी में शामिल होने वाली पहली पाकिस्तानी है बिल्कुल, मतलब शी इज़ द ओनली वन जो कि भी आर्ट की कैटेगरी में ज़ाहिर है जो शामिल है। तो बुशरा इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम बुशरा, हाल है? वेलकम टू सबसे आगे। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? ठीक है, बिल्कुल ठीक ठाक। ज़रा बुशरा अपने काम के बारे में मैं चाहूँगी, हमने तो थोड़ा बताया लेकिन मैं चाहूँगी कि आप ज़रा थोड़ा इसको समराइज़ करें कि कैसा काम आप करती हैं और किसकी बेसिस पे आपको इस कैटेगरी में शामिल किया गया। मैं मोस्टली काम करती हूँ वुमेन सेंट्रिक चीज़ों पे। फॉर इंस्टेंस मेरी जितनी भी कैंपेन्स हैं, क्योंकि हम 5 बहनें हैं और ये मेरा जो घर है वो बहुत ज़्यादा वुमेन सेंट्रिक है, तो और हम बहुत इंडिपेंडेंट सोच के साथ बड़े हुए हैं, तो मुझे यही होता है कि जितना ज़्यादा मैं अपने एक्सपीरियंसेस और जो चीज़ें मैंने ऑब्जर्व की हैं अराउंड माई सेल्फ एंड वो मैं जितना ज्यादा उसके बारे में बात कर सकूं, जो चीज मुझे इंस्पायर करे, तो मैं उन चीजों पे बात करती हूँ। ये आपको इसमें जो डॉल गुड़िया जो है, जो सब्जेक्ट है आपका, जो पपेट्स आपने बताई कि पाकिस्तान में दुल्हन किस तरह, एक पपेट आपने जिस तरह उसको शो किया, एक मसला था उसको बड़े अच्छे अंदाज में जो है रिप्रेजेंट किया, तो ये आइडिया कैसे आपके माइंड में आया कि इस तरह भी इसकी अक्कासी हो सकती है? एक्चुअली हर साल एक वो चलता है ना कि शादियां और ये और वो एक पूरा हंगामा चलता है, तो उसी के अंदर बस मैं हर साल 50 शादियों पे जाना भी होता है, तो बस बचपन से देख रहे हैं एक नैरेटिव चलता हुआ है जिसके अंदर लड़कियों को हंसो मत, स्टेज पे ज्यादा नहीं हंसना, ऐसे नहीं करना, वैसे नहीं करना, तो एक हर तरीके से उसकी मूवमेंट, हर चीज उसकी डिक्टेटेड होती है और हम भूल जाते हैं कि वो उसका दिन है एंड शी शुड बी एबल टू एंजॉय इट द वे शी वांट्स टू एंजॉय इट, क्योंकि शादियों पे इतना मटेरियल, क्योंकि इस गुड़िया जो कैंपेन है उसका सिर्फ एक ही पहलू नहीं है, वो उसके 2 पहलू हैं, जिसके अंदर दूसरा पहलू ये है कि शादियों पे सिर्फ कपड़े आते हैं, लोग नहीं। जो हमारी सोसाइटी के अंदर इतना मटेरियलिज्म आ चुका है कि हम लोग सिर्फ ये देखते हैं कि दुल्हन, ये कौन सी दुल्हन है, लाइक कि फलाने डिजाइनर की दुल्हन है या ढमकाने, तो वो बहुत सारी चीजें होती हैं जो हम रियलाइज नहीं करते, वो छोटी छोटी चीजें होती हैं जो हम कर रहे होते हैं, लेकिन वो इवेंचुअली एक पूरी सोसाइटी को मतलब बना रही होती है, उनकी सोच को बना रही होती है, जो कि मैं इस कैंपेन के थ्रू थोड़ा बहुत टैकल करना चाहती थी। अच्छा बुशरा, फ़र्क कितना पड़ता है इस सोसाइटी में? बिकॉज आर्ट के थ्रू जाहिर है उसको रिप्रेजेंट करना, एक इशू को हाईलाइट करना, और स्पेशली इशू तो बहुत सारे लोग इन बातों को इशू समझते भी नहीं, उनको लगता है कि अच्छा ये हमारा कल्चर है, हमारे कल्चर का पार्ट है, और जाहिर है कल्चर सारे वो इम्पोज जो है वो ख़वातीन के ऊपर, हम देखते हैं हमारी बच्चियों के ऊपर ज़्यादा इम्पोज कर दिए जाते हैं। क्या इस आर्ट के थ्रू आपने चेंज आता देखा लोगों में, या बस ऑब्वियसली ये बात भी सही है कि एक हाईलाइट करना ही बहुत बड़ी बात होती है? I feel like change पता नहीं आता है कि नहीं, लेकिन बात करनी जरूरी है मेरे ख्याल से। लेकिन बुशरा थोड़ा चेंज है वैसे नजर नहीं आ रहा। पिछले कुछ टाइम में हम देख रहे हैं स्टेज बड़ा लाइवली होता है, इवन जो एंट्री होती है दूल्हा और दुल्हन की वो बड़ी लाइवली नजर आ रही होती है, लोग मुख्तलिफ आइडियाज लेकर आते हैं अब स्टेज के ऊपर। अब वो वाला जो स्टेज एक रवायती स्टेज था, थोड़ा तब्दीली आ रही है उसमें। वो मुझे ये भी लगता है कि वाकई जो जिस तरह बुशरा कह रही है ना कि कम से कम बात होनी जरूरी है, तो वो जब डिस्कशन में चीज आना शुरू हो जाती है तो वो फिर आम होती है और लोग उसको अडेप्ट करने की कोशिश कर रहे होते हैं। ऐसा ही है बेसिकली यही है ना, क्योंकि आर्ट सब्जेक्टिव है, जरूरी नहीं है कि जो मैं कह रही हूँ वो सही बात है और जो कोई और दूसरा कर रहा है वो गलत है। तो मैं किसी को गलत नहीं कहना चाहती, लेकिन मैं कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करना चाहती हूँ जिसमें मैं लाइक लोग एटलीस्ट एक दूसरे से बात करना शुरू हुए कि हाँ यार शायद ये सही है, शायद ये गलत है, और मे बी लाइक आहिस्ता आहिस्ता वो प्रैक्टिस में लेके आना शुरू हो जाए उस बात को। अच्छा बुशरा, कितना मुश्किल था आपके लिए खुद? जाहिर है अब बहुत सारे लोग आई एम श्योर कि आपको क्रिटिसाइज भी करते होंगे, पोस्ट के नीचे भी क्रिटिसिज्म होता होगा, और ऑब्वियसली जब शुरू करने लगी होगी इस काम को तो लोग यही कहते होंगे कि ये किस तरफ लग गई है, और ऑब्वियसली आपको इतनी रेजिस्टेंस आपको वो फेस करनी पड़ रही होती है। क्या चैलेंजेस थे आपके लिए जो कि आपने फेस किए खुद? क्रिटिसिज्म इज अ पार्ट ऑफ द जॉब, राइट? कभी कोई काम अच्छा निकल आता है, कभी कोई नहीं निकलता, और जितना ये काम ऐसा है कि जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज्यादा बनाएंगे, जितनी गलतियां करेंगे उतना ज्यादा बेहतर काम होता जाएगा। गोल्स क्या हैं, करना क्या चाह रही है सोसाइटी के हवाले से मजीद? मतलब एक होता है ना कि आपके गोल्स। हाँ
गोल्स बहुत बड़े बड़े हैं लेकिन फिलहाल इमीडिएट गोल जो है वो ये है कि जिस तरह का मेरा स्टाइल ऑफ वर्क है वो मैं कमर्शियल जिस तरह जिस तरह हमारे एड्स हैं ये या हमारे शूट्स हो रहे हैं उनके थ्रू लोगों की आहिस्ता आहिस्ता थोड़ी बहुत इस तरह से एजुकेशन मतलब ये चीजों के बारे में बात हो तो मैं इसको मेन स्ट्रीम में लेके आना चाहूंगी काफी हद तक, क्योंकि बहुत कमर्शियल एक वही जिस तरह मेरी पहली कैंपेन जो थी सबसे पहली कैंपेन काइमेरा वो थी ही इस बारे में कि हम जिस तरह जब मॉडल को देखते हैं तो हम कहते हैं कि हम इस जैसे लगेंगे इन कपड़ों में, तो जब हम वो कपड़े खरीदते हैं हम वैसे नहीं लगते, हम वो मॉडल नहीं लग सकते, राइट। तो ये कहते हैं वो फिर उसके बाद जब हम वो पहनते हैं तो वो इतनी इनसिक्योरिटीज हमारे अंदर आ जाती हैं जब हम अपने आप को उस शक्ल में नहीं देख सक रहे थे। तो वो एक हेडलेस कैंपेन थी जिसके अंदर किसी की शक्ल नहीं थी, सिर्फ कपड़े थे, और ताकि हमारी ऑडियंसेस अपने आप को रीइमेजिन कर सके, आइडेंटिटी पे बात कर सके, राइट। तो मेरा बहुत सारा काम जो है वो आइडेंटिटी के अराउंड रिवॉल्व करता है और इंडिविजुअलिज्म के बारे में। तो इसी तरह का मैं ये काम मेन स्ट्रीम में लाना चाहती हूँ कि हर तरीके से हमारे अंदर कोई इनसिक्योरिटीज ना रह जाए एज ए नेशन। सही बात है, ये वैसे बड़ी अच्छी सोच है और मेरा ख्याल है यही चीजें जो हैं वो एक खातून का कॉन्फिडेंस लूज भी कर सकती हैं अगर आप इनसिक्योर है अपने बारे में, और यही आपको कॉन्फिडेंस दे भी सकती है अगर आप सिक्योर है अपने बारे में। सो ये इस पे भी बात करना बड़ा जरूरी है कि जो भी को टीवी पे अपेयर हो रहा होता है उसके पीछे मेकअप है, लाइट्स है, आपके स्पॉन्सर्ड कपड़े हैं जो आपने पहने हुए, और आम तौर पर अगर टीवी के अलावा भी अगर आप देखते हैं मेन स्ट्रीम के अलावा तो हम एक नॉर्मल लॉन के जोड़े में ही होते हैं और प्रॉबेबली तो इतना तैयार होकर दिल भी नहीं कर रहा होता कि आप हर रोज कोई तैयारी कर रहे हो। सो हम वही नॉर्मल लोग हैं जो कि घर बैठी एक औरत एक लड़की जो है वो हमसे रिलेट कर पाती है। तो ये रियलिटीज माइंड में रखना बहुत जरूरी है कि अगर कोई मॉडल कोई भी अगर टीवी पर कर रहा है या फिर किसी इवेंट में आप किसी को देखते हैं तो उसके पीछे 1-2 घंटे की मेहनत होती है और उसके बाद वो ऐसा बन के सामने आता है। तो ये रियलिटी मैं हमेशा खुद भी इसको एक्नॉलेज करती हूँ। टाइम थोड़ा आपने कम बताया, टाइम थोड़ा ज्यादा कर लें, टाइम थोड़ा ज्यादा कर लें, 1-2 घंटे ज्यादा कर लें, चले 1-2 घंटे से आप ज्यादा कर लें बिकॉज जितने भी लोग देख रहे हैं, जितनी लड़कियां इस वक्त देख रही हैं वो अपने बारे में सिक्योर फील करें, जब जैसे भी हैं जैसी भी हैं आप बहुत खूबसूरत हैं और आपकी अपनी एक आइडेंटिटी है। बुशरा बहुत अच्छा काम करी हैं और यकीनन जो नेक्स्ट 5 ईयर्स की हम बात करें, नेक्स्ट 5 ईयर्स में प्रॉबेबली हम आप मजीद बहुत सारे अवार्ड्स अपने नाम कर चुके होंगी और जाहिर है इसी तरह हम आपका इंटरव्यू भी कर रहे होंगे। विश यू गुड लक, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन हम ब्रेक की जानिब स्टे विद अस। हॉकी का अजलान शाह कप तो जापान ने जीता लेकिन दिल पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने जीते हैं और इसीलिए जब से वो वापस आए हैं 9 दिन तकरीबन उनको हो चुके हैं, 9-10 दिन वापस आए हुए, और ऐसे में उनको सराहने का सिलसिला जारी है। एप्रिसिएशन हर लेवल पे उनको मिल रही है। पहले खिलाड़ियों के लिए अहम शख्सियात ने इनामात का ऐलान किया और अब मुलाकातों का सिलसिला भी जाहिर है जारी और सारी है और कुछ मुलाकातें उनकी हो भी चुकी है, जैसे वज़ीर आज़म साहब से उनकी मुलाकात हुई, आर्मी चीफ से उनकी मुलाकात हुई और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा से भी उनकी मुलाकातें हुई हैं। अच्छा, अब जाहिर है एप्रिसिएशन मिल रही है, ये हमें बड़ी खुशी हो रही है। आज जिस कौमी खेल है और जिस तरह हम शुरू में भी जिक्र कर रहे थे हर पूरे इवेंट के बारे में, हम साथ साथ लोगों को आगाह भी कर रहे थे और कौमी टीम के साथ हमारी दुआएं भी साथ साथ ऑब्वियसली थी, लेकिन ये इवेंट उनके लिए कैसा रहा और प्लेयर्स इस बारे में क्या सोचते हैं और क्या वाकई जितनी एप्रिसिएशन मिलनी चाहिए क्या उतनी ही मिल रही है, क्या अब खुश है वो, इस हवाले से बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद है जी कौमी हॉकी टीम के कैप्टन हैं इमाद शकील साहब, वो हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप इमाद? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूं, आप कैसी? और इनके साथ साथ हमें ज्वाइन किया राना वही जो कि कौमी हॉकी टीम के प्लेयर भी हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? तो इमाद सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो, हम मीडिया पे तो जाहिर है मुबारकबादें आप लोगों को देते हैं, लाइव जो है आज पहले तो बहुत शुक्रिया आप लोगों ने ज्वाइन किया और ऑब्वियसली उसके साथ साथ बहुत बहुत मुबारकबाद। कैसा सफ़र रहा ये पूरा टूर्नामेंट का, ये बताएं पहले। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि लड़कों ने काफ़ी टाइम से इसी चीज़ के लिए जो मेहनत जारी कर रखी थी। पाकिस्तान हॉकी टीम जो है समझ लें कि लास्ट 15 साल से जो वो ज़वाल पजीर थी, रैंकिंग में हम काफ़ी पीछे चले गए। मैं सिर्फ एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ कि हमारी पूरी कौम को यही पता था कि ये हारने की वजह से इनकी रैंकिंग डाउन हुई है।
बात सिर्फ ये आपके शो के तवस्सुल से बताना चाहूँगा लोगों को कि हम किसी टीम से हारे नहीं हैं। प्रॉब्लम ये थी कि 3 साल 3.5 साल से ज़्यादा हम कोई टूर्नामेंट खेले ही नहीं है। इसलिए नहीं खेले क्योंकि हमारा बोर्ड जो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं है, गवर्नमेंट की कोई सपोर्ट नहीं थी, ग्लैमर नहीं था लड़कों के पास, लड़के सिर्फ अपना ऑन योर ओन खेल रहे थे। मैं समझता हूँ कि जितना भी क्रेडिट जाता है मेरी टीम को जाता है, मेरे लड़कों को जाता है। इन मुश्किल हालात के बावजूद बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, 4 बार पाकिस्तान आलमी चैंपियन रह चुका है और अभी ये है कि हमारे मसाइल की वजह से उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पा रहे। थ्रू आउट नाकाबिले शिकस्त रहे आप लोग। ये प्लेंटी स्ट्रोक्स की प्रैक्टिस नहीं की थी, एंड में आके क्या हो गया जापान के खिलाफ? पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की जानिब से डच कोच हायर किया गया है, बड़ा अच्छा कोच है, वर्ल्ड में बड़ा फेमस है। मैं समझता हूँ कि उसको अगर लॉन्ग टाइम हम अपनी टीम के साथ जो वो काम करने का मौका दें तो वो वक्त दूर नहीं है कि यही बच्चे आगे जाके जो पाकिस्तान को वर्ल्ड चैंपियन दोबारा बना सकते हैं। ये वैसे बड़ी अच्छी। ज़रा मुलाकातों का बताएं, उसके बाद ज़रा हम खेल पे भी दोबारा वापस आते हैं कि जब वज़ीर आज़म साहब से मुलाकात हुई, आर्मी चीफ साहब से मुलाकात हुई, आपकी मरियम नवाज़ साहिबा से मुलाकात हुई, ज़रा इसका हाल अहवाल बताएं। मैं चाहूँगी ज़रा राना वहीद साहब आप इसमें ज़रा बताएं। मरियम नवाज़ साहिबा से सबसे पहले हम मुलाकात हुई हमारी, उन्होंने हमारी बड़ी हौसला अफजाई की। फिर प्राइम मिनिस्टर साहब ने हमें बुलाया, उन्होंने भी हमारे जो डिपार्टमेंटल हॉकी थी ख़त्म हो चुकी थी, उन्होंने हमारी नौकरियां बहाल करने की बात की और उन्होंने कहा कि ये आपकी इंशाल्लाह मैं श्योरिटी देता हूँ कि जल्द अज जल्द इस मसले को भी हल किया जाएगा। और उसके बाद उन्होंने कैश प्राइज़ भी दिए। उसके बाद आते हैं आर्मी चीफ की तरफ, उन्होंने भी माशाल्लाह हमें बड़ा सपोर्ट करने की जो है यकीन दहानी कराई है और उन्होंने भी हमें कैश प्राइज़ दिए। और इसके साथ साथ उन्होंने हॉकी फेडरेशन को ऑन करने का भी कहा और आने वाले 5 सालों के लिए बच्चों का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लगाएंगे और उसके बाद जो है वो मेडिकल हमारे कार्ड्स बनेंगे जिसमें हम CMS से जाके फ्री हम अपना चेकअप भी करवा सकते हैं। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा हॉकी के खिलाड़ियों को भी, क्रिकेट की तरह बड़ी अच्छी बात है, ये बड़ी बात है। किसने कितना इनाम दिया? सबसे पहले CM साहिबा से मुलाकात हुई, CM साहिबा ने 3 करोड़ अनाउंस किया। 3 करोड़ मरियम नवाज साहिबा ने अनाउंस किया। मिल गया या अनाउंस कर मिल चुके हैं 3 करोड़। फिर उसके बाद शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात हुई, उन्होंने ईच पर्सन 10 मिलियन का ऐलान किया। मैं ईच पर्सन 10 मिलियन या ओवरऑल 1 मिलियन पर 1 मिलियन 10 मिलियन टोटल, 1 करोड़ 80 लाख उन्होंने जो अनाउंस किया। बाकी आर्मी चीफ साहब से मुलाकात हुई, उन्होंने 1 करोड़ दिया पूरी टीम के लिए। सही है। बाकी उन्होंने जो बातें राना ने बताई हैं कि उन्होंने बताया कि जी वो टीम को ऑन करेंगे और काफ़ी ज़्यादा उन्होंने और भी चीज़ें कहीं के जो बेहतरी की तरफ लेके जाएंगे हॉकी को। अच्छा, स्पोर्ट्स में बड़ी स्मार्टनेस आ गई है, उसके अंदर भी जो जिद्दत है हम देख रहे हैं, तो पाकिस्तानी हॉकी जो आप लोग खेलते हैं उस तरह की जिद्दत टेक्नोलॉजीज़ हैं आप लोगों के पास, मुयसर है सब कुछ? बिल्कुल, इस वक्त कोई टेक्नोलॉजी नहीं है हमारे पास, सिर्फ एक टेक्नोलॉजी है जो कि रोलन ओल्टमैन्स जो हमारे डच कोच हैं हायर किए गए हैं पाकिस्तान हॉकी टीम के साथ। बाकी आहिस्ता आहिस्ता जो वो टेक्नोलॉजीज़ पे हम काम करना स्टार्ट कर रहे हैं। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन का जो विजन है बड़ा अच्छा विजन है, सिर्फ प्रॉब्लम ये है कि जैसे प्राइम मिनिस्टर साहब ने बड़ा अच्छा स्टार्ट लिया, इनिशिएटिव लिया कि हॉकी का जो हमारा रिवाइवल स्टार्ट हुआ अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट से, सिर्फ एक और स्टेप आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। मैं उस पर क्रेडिट दूंगा राना मशहूद साहब को कि उसके बाद पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन है, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड है, इन लोगों को आगे बढ़ के और काम करना चाहिए ताकि जो हमारे पास जो चीज़ें मौजूद नहीं है, जो टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं है, ये लोग हमें मुहैया करके दे सकते हैं जल्दी से जल्दी। अच्छा, अब ज़रा आते हैं टूर्नामेंट के हवाले से बात करते हैं। तैयारी कैसी थी जाने से पहले? क्या सोचा था कि फाइनल्स में पहुंच, क्योंकि इससे पहले देखा जाए इन बातों को मुझे नहीं लगता कि मैं नज़रअंदाज करना चाहिए कि हमने उस तरह से ओन नहीं किया अपने प्लेयर्स को, बिल्कुल अपनी टीम को ओन करके हमने नहीं भेजा था, क्योंकि ज़्यादातर हम देखें तो हॉकी पर हमारा कौमी खेल है लेकिन उस तरह से बात नहीं होती जिस तरह से होनी चाहिए। उस टाइम पर एज अ कैप्टन टीम को कैसे मोटिवेटेड रखा और कैसे आगे लेकर चले? सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट से पहले हमने ओलंपिक्स क्वालिफायर हॉकी टूर्नामेंट खेला है ओमान में, उसमें अनफॉर्चुनेटली हम नहीं जीत सके। न्यूजीलैंड से हम लास्ट 5-6 मिनट में हार गए हैं, हम ओलंपिक से आउट हो गए। ये पाकिस्तान हॉकी के लिए एक बहुत बड़ा स्याह दिन था उस वक्त। उसके बाद लड़कों ने थोड़ा सा आपस में लड़के कमिटेड हुए। लास्ट लड़कों के तकरीबन 12 से 13 माह के जो वेजेस थे, जो डेली अलाउंसेस थे, वो बिल्कुल नहीं दिए गए। पाकिस्तानी प्लेयर्स इस वक्त भी बिना पैसों के खेलना चाहते हैं, सिर्फ ग्रीन फ्लैग की खातिर। मेरे पास टीम में ऐसे लड़के मौजूद हैं जिन्होंने आज तक कभी किसी फैसिलिटी की बात नहीं की, पर जब आपने वर्ल्ड की बेस्ट टीम्स को कम्पीट करना है तो वहाँ जाकर आपको फैसिलिटीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। टूर्नामेंट पे आता हूँ कि टूर्नामेंट खेलने से जाने से पहले जो कोच हमें दिया गया खैर करके, उसने बड़ा अच्छा गाइड किया। उसका जो फॉर्मेट है, जो उसके सिस्टम्स हैं, वो टोटली जो पाकिस्तानी जो हमारे बंदे हैं जो अनप्रोफेशनल हैं उनसे टोटली डिफरेंट है। लड़के बड़े मोटिवेटेड थे, मोराल बहुत ज़्यादा आई था। ट्रेनिंग जो हमने की वो बड़ी बेहतरीन हमने ट्रेनिंग की। पहला मैच जो हमारा मलेशिया से था, हम 3-1 डाउन जा रहे थे। कुछ लोग कहते थे कि हिस्ट्री में पाकिस्तान लास्ट क्वार्टर या थर्ड क्वार्टर में पाकिस्तान टीम बड़ा अच्छा का शिकार हो जाती है, ये डाउन हो जाते हैं, इनको प्रॉब्लम्स हैं तो ये कम बैक नहीं करते। मैं समझता हूँ कि हमने टूर्नामेंट के सारे मैचेस ही कम बैक किए हैं। कितना
प्रेशर था, अब जरा इस पे बात करें। फाइनल का प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। फाइनल का प्रेशर कितना होता है? टूर्नामेंट में जा रहे हैं, जाहिर सी बात है प्रेशर तो ओवरऑल होता ही है, बट नॉन स्टॉप आप लोग जाए, उसके बाद फाइनल्स, और 13 साल के बाद फाइनल्स में जाहिर है हॉकी टीम, हमारी कौमी टीम जो है वो पहुंची अजलान शाह। मैं नहीं समझता कि कोई प्रेशर था। अच्छा। प्रेशर इस सेंस में आप कह भी सकते हैं कि हम ऑलरेडी सारा कुछ खो चुके थे। हमारी रैंकिंग जापान से बहुत ज़्यादा डाउन है। प्रेशर जापान पे था, सिर्फ एक चीज़ का डर था, प्रेशर नहीं था कि हमारी जो कौम हमें देख रही है वो हमसे नाराज़ ना हो जाए। हमने सिर्फ अपनी कौम को खुश करने के लिए ना पूरी एफर्ट और ये एक्नॉलेज कर यहाँ पे करूँ, पूरी कौम बहुत खुश है, बहुत खुश है। उस टाइम पर भी जाहिर है जैसे जैसे आप लोग मैचेस जीतते जा रहे थे, कौम सेलिब्रेट कर रही थी और सबकी दुआएं आपके साथ। मैं ये बात आपके शो के तवस्सुल से करना चाहूँगा कि मैंने ये चीज़ें देखी हैं। जिस दिन पाकिस्तान वापस आए हैं उसके बाद लोगों की अप्रिसिएशन देखी है कि अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने बड़ा अच्छा जो वो रिस्पॉन्स दिया है, और पाकिस्तान के जितनी भी लोग हैं उनके दिलों में हॉकी के लिए अभी भी रिस्पेक्ट जिंदा है। टारगेट क्या है? कौन कौन से बड़े टूर्नामेंट आ रहे हैं अगले कुछ माह में, अगले कुछ सालों में, जो जीतना बहुत ज़रूरी है आपके लिए? सबसे पहले आई थिंक हॉकी के रिवाइवल के लिए जो आने वाला टूर्नामेंट है जो 31 पोलैंड के शहर पोलैंड में हो रहा है, उसमें यह है कि जो टीम जीतेगी वो प्रो लीग के लिए क्वालिफाई करेगी। और प्रो लीग एक ऐसा इवेंट जिसमें दुनिया की टॉप 8 टीम सारा साल आपस में मैचेस खेलते हैं। तो अगर हम उसके लिए क्वालिफाई करते हैं तो आई थिंक सो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी पाकिस्तान हॉकी के लिए, क्योंकि जब हम टॉप 8 टीम्स के साथ खेलेंगे, दुनिया की टॉप हॉलैंड, जर्मनी, बेल्जियम, स्पेन, इनके साथ खेलेंगे, तो डेफिनेटली हमारे प्लेयर्स में कॉन्फिडेंस आएगा, एक्सपीरियंस आएगा और हमारी टीम बहुत जल्दी ग्रो कर जाएगी, जिस तरह के टैलेंट लड़कों में है। प्लेयर्स को कितना कॉन्फिडेंस आया इस चीज़ से? मैं समझता हूँ सबसे पहले जो मैं क्रेडिट देता हूँ हमारे सीएम साहब जो हैं मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया था। पीएम साहब सीएम पहले थे, आजकल मरियम नवाज सीएम है। सॉरी गलती हो गई। तो वो उन्होंने टीम भेजी, माफ़ कर दें सर। तो वो जो टीम उन्होंने भेजी उन्होंने बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया, क्योंकि उसके बाद जो पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड थी, ओलंपिक एसोसिएशन थी, जैसे आपको बताया गया, राना मशहूद साहब का बड़ा अहम किरदार है। हमारे हॉकी फेडरेशन के जो प्रेसिडेंट है मीर तारिक हुसैन बुगटी और सेक्रेटरी राना मुजाहिद साहब हैं। मैं समझता हूँ कि उनका विजन बहुत अच्छा है, वो काम करना चाहते हैं। थोड़ी सी सिर्फ मेरी एक रिक्वेस्ट है आपके शो के तवस्सुल से कि गवर्नमेंट को चाहिए कि सिर्फ एक स्टेप और आगे बढ़ाएं, उनको थोड़ा सा और सपोर्ट करें, फाइनेंशियल उनको सपोर्ट करें, मीडिया कवरेज उनको थोड़ी सी और दें। मैं मीडिया का बड़ा शुक्रगुजार हूं कि मीडिया ने जो लास्ट 2-3 हमारे मैचेस जो लाइव टेलीकास्ट किए, इनसे प्लेयर जो बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड हुए हैं। प्लेयर जैसे आपने कहा कि प्लेयरों का मोराल कैसे है, प्लेयर खेलना चाहते हैं, सिर्फ थोड़ा सा फैसिलिटी का फुकदान है, एक और स्टेप आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। इंशाल्लाह वो वक्त बिल्कुल दूर नहीं है, चीज़ें जल्दी से जल्दी बेहतर हो सकती हैं, वो वक्त बिल्कुल दूर नहीं है कि यही टीम आपको जल्दी वर्ल्ड चैंपियन, ओलंपिक चैंपियन बना के दिखाएगी। जब हम डेली प्रोग्राम करते थे सबसे अच्छी बात हमारे पास यही होती थी, जो गुड न्यूज़ होती थी, पाकिस्तान हॉकी टीम ने मलेशिया को हरा दिया, कनाडा को हरा दिया, न्यूजीलैंड को हरा दिया, जापान से मैच बराबर हो गया और फिर फाइनल में पहुंच गए। तो आपने बहुत सी अच्छी खबरें दी हमें पिछले कुछ दिनों में। और कौम वो जाहिर है जहाँ पर हम देख रहे होते हैं कुछ चीज़ें मतलब अच्छी नहीं जा रही होती, या कभी कभी हम डिप्रेस होते हैं या मुल्क के हालात को देख के या ओवरऑल सिचुएशन के। तो मैं कहती हूँ हमेशा स्पोर्ट्स का बड़ा किरदार होता है, वो चाहे क्रिकेट का हो, वो चाहे स्क्वॉश का हो, या दीगर हम देख रहे होते हैं कि हमारे पाकिस्तानी एथलीट्स हैं, वो दुनिया में जाकर परफॉर्म कर रहे होते हैं और साथ में पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हो। ऑब्वियसली हॉकी इज़ वन ऑफ देम। अच्छा, अब ज़रा उस हाल अहवाल का भी बताएं कि जैसे एयरपोर्ट पे इस्तकबाल किया गया, कौन कौन वहाँ पर मौजूद था और उस टाइम पे क्या तासुरात थे? एयरपोर्ट पे मैंने पहले भी 1-2 टीवी शोज़ में कहा कि पाकिस्तान हॉकी काफ़ी डिक्लाइन थी। 13 साल बाद हम फाइनल खेले, लड़के बड़े पुरजोश थे। जिस दिन एयरपोर्ट पे लाहौर उतरे हैं तो बिल्कुल यकीन नहीं था, मुझे ये लग रहा था कि पायलट ने जहाज़ किसी गलत मुल्क में उतार दिया। लोगों का बाहर जो जोश था, जो वलवला था, वो देख के मैं बिल्कुल परेशान था कि ये वाकई लाहौर पाकिस्तान है। वहाँ पे मिनिस्टर साहब मौजूद थे, राना मशहूद साहब मौजूद थे, हमारे बाकी सारे एक्स ओलंपियन मौजूद थे। बड़ा अच्छा उन्होंने वेलकम किया। पूरा समझ ले कि लाहौर एयरपोर्ट जो पैक था, बड़ी मुश्किल से हमें जो बाहर निकाला गया प्रोटोकॉल के साथ। तो मैं समझता हूँ कि यही लड़कों के लिए एक बड़ी अच्छी एडमायर किया गया। लेकिन चलिए, ये तो एयरपोर्ट की सूरत है। जब दौरान मैचेस भी हम देख रहे थे कि मीडिया शायकीन जो आपके हॉकी हैं बड़ी तादाद में आप लोगों के घरों के बाहर मौजूद थे। इश्तियाक अब्दुल्ला जो आपके गोल कीपर हैं, उनके मेरे वालिद को देखा, दर्जनों लोग उनके घर पहुंचे हुए, मिठाइयाँ लेकर, मतलब खुशियाँ तो सेलिब्रेट की जा रही थी आपकी जीत की पाकिस्तान में। ऐसे ही एग्री। हमारा मैच था, अनफॉर्चुनेटली आपको पता है हम लूज़ करके मैच, जिस दिन हम सेमीफाइनल जीते हैं उससे पहले भी मेरे घर वाले सो रहे थे। तो तकरीबन 10 से 12 मीडिया वाले मेरे घर के बाहर थे और मेरी मदर को बिल्कुल नहीं पता था। क्योंकि वो मोस्टली बहुत कम वो मैच देखती हैं। अच्छा। तो
उनको ये भी नहीं पता था कि आज हमारा मैच है। तो वो बाहर रिंग हुई, जाके मेरे पापा ने जो दरवाज़ा खोला तो वो 1-2 बंदा मीडिया वाला जानने वाला था, बाकी सारे बिना बताए अंदर घुस गए। तो वो कैमरा लेके मेरी जो मम्मी थी वो परेशान हो गई कि आज क्या 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 हरकत हो गई कि सारे बंदे हमारे घर घुसे हैं कैमरे लिए। उनको भी पता चला, उन्होंने बताया कि जी आपकी टीम, पाकिस्तान की टीम जो है वो फाइनल में पहुंची है। फिर वो उन्होंने कहा चले, फिर उन्होंने मैचेस देखना शुरू कर दिए होंगे। अभी हालात बेहतर है या अभी भी बेहतर है? नहीं, अभी बहुत बेहतर, अभी बेहतर है हालात अभी बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। ठीक है। और मैं आपके इधर बताना चाहता हूँ कि मलेशिया के जो हमारे लोग हैं पाकिस्तानी, मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि जिस तरह थ्रू द टूर्नामेंट उन्होंने सपोर्ट किया। और मैं बता नहीं, ऐसा लग रहा था जैसे हम लाहौर, कराची, इस्लामाबाद में खेल रहे हैं मैच। मलेशिया के साथ मैच था हमारा, तो मलेशिया से ज्यादा क्राउड पाकिस्तानी थे, बड़ी ज्यादा पाकिस्तानी, बहुत लोग आए थे। मैं उनका शुक्र अदा करता हूँ। चलें जी, ज़बरदस्त। और हम आप लोगों को बहुत अप्रिशिएट करते हैं कि कौम को आपने खुशी दी और ज़ाहिर है इस तरह की खुशियाँ मज़ीद आती रहें। और मैं इसमें ऑब्वियसली गवर्नमेंट को भी हम अप्रिशिएट ज़रूर करेंगे किस तरह से हौसला अफजाई की है। और वो तमाम लोग जो कि एयरपोर्ट पर भी मौजूद थे और अभी तक जो कौमी हॉकी टीम है हमारी, उनको सपोर्ट भी कर रहे हैं। विश यू गुड लक, इसी तरह से पाकिस्तान का नाम रोशन करें। इमाद, बहुत शुक्रिया भाई, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन, हम बढ़ेंगे एक ब्रेक की जानिब, स्टे विद अस। बात करते हैं किर्गिस्तान के हवाले से, जो कि पिछले 2 दिन से खबरें गर्दिश में थी। वीडियोज़ मौसूल है कि किस तरह से गैर मुल्की तलबा को वहाँ पर पुरतशद्दुद वाक़यात वहाँ पर पेश आ रहे थे, उनको तशद्दुद का निशाना बनाया गया है। और यूनिवर्सिटीज़ में ज़ाहिर है वो सारे स्टूडेंट्स वहाँ पर पढ़ रहे हैं। एक जो है कहा जा रहा है कि मिस्री जो वहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स वहाँ पर मौजूद थे, उनकी वहाँ पर किर्गिज़ लड़कों के साथ किसी बात पर तल्ख़ कलामी हुई है और वहाँ पर कोई वाक़या हुआ है, जिसके बाद जो है जो किर्गिज़ वहाँ पर नौजवान थे वो सारे मॉब की सूरत में हॉस्टल्स में जो है उन्होंने धावा बोल दिया। और पाकिस्तानी स्टूडेंट्स नहीं सिर्फ, बल्कि ओवरऑल अगर देखा जाए कोई भी इंटरनेशनल उनको वहाँ पर नज़र आ रहा है, इंडियंस भी हैं, बांग्लादेशी भी हैं। और ओवरऑल अगर हम देखा जाए तो वहाँ पर हम देख रहे हैं कि उन्होंने उनको तशद्दुद का निशाना बनाया है। ख़वातीन के हवाले से खबरें आती कि उनको भी वहाँ पर हरासा किया गया है, पाकिस्तानी तालिबात में एग्जैक्टली। लेकिन ऑब्वियसली अगर देखा जाए तो एम्बेसी का स्टांस डिफरेंट आता है, एम्बेसडर्स का हमारा स्टांस डिफरेंट आता है। और ऑब्वियसली जो स्टूडेंट्स वहाँ पर हैं वो डिफरेंट वाक़यात वहाँ पर रिपोर्ट कर रहे हैं। वो वीडियोज़ जो हैं वो एक मुख्तलिफ चीज़ है कि उसकी शक्ल इख्तियार करें। वज़ीर ख़ारजा ने भी इस हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया कि कुछ 4-5 लोग ज़ख्मी हैं, मामला इतना बड़ा है नहीं। सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा हाइप दे दी गई है, लेकिन इतना बड़ा इशू है नहीं। एग्जैक्टली। और ऐसे में फ्लाइट्स का सिलसिला भी जारी है कि वहाँ से स्टूडेंट्स को ज़ाहिर लाने की कोशिश करिए। 12,000 स्टूडेंट्स हैं, लेकिन कितनों को लाया जाएगा और इलीगल कितने, इलीगल कितने, सारी सूरत हाल पे बात करते हैं। वहाँ पर मेडिकल के फाइनल ईयर के जो स्टूडेंट है किर्गिस्तान में अगर देखा जाए तो वो वहाँ हमारे साथ वक्त मौजूद हैं। अरबाज इनका नाम है। और अभी जो है अरबाज फाइनली ये जो फ्लाइट वापस आई है इसमें किर्गिस्तान से वापस पाकिस्तान तशरीफ लाए। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। अच्छा, मैं चाहूँगी कि असल वाक़या क्या हुआ है। सोशल मीडिया पे पिक्चर्स अपनी जगह पर और इसके अलावा ज़ाहिर है जो अगर सरकारी तौर पर अगर हम देखा जाए वो सारी स्टेटमेंट्स अपनी जगह पर। आपने आंखों देखा हाल क्या है आपका वहाँ का? ये 15 मई को एक मिस्री स्टूडेंट थी, उसको जो है वो हैरेसमेंट किया गया, तो जिसके बाद जो है सारा ये वाक़या हुआ है। जो मिस्री स्टूडेंट्स हैं उन्होंने रद्द अमल में, रिस्पॉन्स में जो लोकल से उनको मारा है। इन्होंने सारा गुस्सा उतारने के लिए जितने भी फॉरेन स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो पाकिस्तानी हो, बंगाली हो, इंडियन हो, जो भी हो, सबको इन्होंने टारगेट किया है। अच्छा, ये पहली मरतबा नहीं था ये जो वाक़या आप बता रहे हैं, जिस तरह आपने बताया कि मिस्री, अच्छा उसमें भी गलती अगर देखा जाए तो किसी लड़की को आप हरास कर रहे हैं तो बेशक मिस्री स्टूडेंट्स की तरफ से रद्द अमल आया है, उनका रिएक्शन आया, वो तो एक नेचुरल रिएक्शन है कि आप बचाएंगे तो ज़रूर ना। अगर किसी लड़की को हरास किया जा रहा है या इस तरह की कोई गैर अखलाकी हरकत की जा रही है, इससे पहले भी इस तरह के वाक़यात होते रहे, आज रिपोर्ट हो रहा है वाक़या। ये आए दिन जो है इधर वहाँ पे इस तरह के वाक़यात होते रहते हैं और उनको दबा दिया जाता है। अच्छा, ठीक है, कोई इन चीज़ों के ऊपर बात नहीं करता है। और अगर देखा जाए मिस्रियों ने बिल्कुल ठीक किए। अगर वो जाते हैं पुलिस स्टेशन तो वहाँ के जितने भी लॉज हैं, उनके जितने भी रूल्स रेगुलेशंस जो हैं वो उनकी लोकल्स की फेवर में हैं। पाकिस्तानियों को आप लोग उधर राइट पे होते हुए भी आप लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। तो इस वजह से मिस्रियों ने जो है लॉज ही नहीं है, नहीं कोई नहीं है, या लॉज है लेकिन लोकल्स को सपोर्ट करते हैं। ओह ठीक है। तो मतलब ऑब्वियसली वहाँ पर फिर वो मॉब इसी वजह से हम देख रहे थे कि हॉस्टल्स के बाहर वहाँ पर आ रहे थे वो लोग। अच्छा, कितने हॉस्टल्स को टारगेट किया है? हॉस्टल्स के अलावा भी ज़ाहिर है रिहायशी तो कहीं भी होंगे वहाँ पर, तो कितने लोगों को टारगेट किया है और क्या वाक़यात वहाँ पर? कुछ लोग कह रहे हैं कि
मारा है स्टूडेंट्स को, जान से भी मारा है, लेकिन फिर जब हम स्टेटमेंट्स ऑफिशियल देख रहे हैं वो कह रहे हैं जी जान से किसी को नहीं मारा, जख्मी कितने हुए, आपने क्या देखा? एम्बेसडर जो है उनको तो पता तकरीबन कोई 8 आवर्स के बाद लगा है कि ये वाक़या हुआ है। तो हॉस्टल जो है कोई 4-5 हॉस्टल थे जिनको इन्होंने टारगेट किया। इसके अलावा जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो लोकल्स को पता था कि यहाँ पे पाकिस्तानी कम्युनिटी रहती है, वहाँ पे जाके इन लोगों ने इनको टॉर्चर किया और वहाँ पे अटैक किया है। और ये जो हॉस्टल है ये मेन सिटी में है, एक अब्रॉड का कंट्री है किर्गिज़स्तान और कैपिटल है। और वहाँ पे कैसे पॉसिबल है कि सिक्योरिटी जो है वो ज़ीरो है। वहाँ पे लोकल्स जो हैं वो हज़ारों की तादाद में आए हैं और उन्होंने आके सिक्योरिटी वाले जो थे उनको साथ मिला लिया। और वीडियोज़ आप लोगों ने देखी होगी कि वीडियोज़ में पुलिस वहाँ पे खुद खड़ी होकर ये सारा काम जो है वो करवा रही है। एक वीडियो देखी है जिसमें बिल्कुल सिक्योरिटी खड़े हुए हैं और उनके साथ जो मारपीट हो रही है इस तरह की। अच्छा, पाकिस्तानी जो वहाँ पे मिशन है, पाकिस्तानी एम्बेसी है, उसका रिस्पांस कैसा आपने देखा? लोग आए आपकी मदद के लिए अमला वहाँ पर? उस रात तो कोई भी नहीं आया। जो आप बता रहे हैं 8 आवर्स के बाद तो उनको खुद पता चला, उनको पता चला है। तो उस टाइम पे वो स्टेटमेंट दे रहे हैं कि जी हालात नॉर्मल है। वो अभी भी ये बोल रहे हैं कि एवरीथिंग इज़ नॉर्मल, ठीक है। और वीडियोस जो आप लोगों को भी रिसीव हुई है, ठीक है, और जो अभी देखा जा रहा है कोई वहाँ पे सिचुएशन जो है वो नॉर्मल नहीं है। अच्छा, कल भी वहाँ पे स्टूडेंट्स के ऊपर जो है ना वो अटैक किए गए हैं। आज भी कुछ मैगजीन जिसको हम स्टोर्स बोलते हैं, स्टूडेंट्स जा रहे हैं उनको वहाँ पे टॉर्चर कर रहे हैं। मतलब हालात अभी तक नॉर्मलाइज नहीं हुए? नहीं है बिल्कुल। एवैक्यूएशन हुई वहाँ से, जो पाकिस्तानी तलबा हैं वो कई मुतअद्दिद फ्लाइट्स अभी तक पाकिस्तान आ चुकी हैं। आपने टिकट अपना खुद बाय किया कि गवर्नमेंट ने फैसिलिटेट किया? ये क्या प्रोसीजर था जहाँ से स्टूडेंट्स वापस आ रहे हैं वो कैसे आ रहे हैं? ये टिकट इन्होंने अनाउंसमेंट तो की है कि हम फ़्लाइट्स जो हैं वो कर रहे हैं, लेकिन ऐसी कोई ऑफिशियली नहीं हुई है। जितने भी स्टूडेंट्स आ रहे हैं वो $340 का एक टिकट आता है एरोनॉट की फ़्लाइट का, और ये ऑलरेडी पहले से जो है वो स्केजुअल में है फ़्लाइट्स। तो वहाँ से जो है ये लोग वापस आ रहे हैं। क्यों जाते हैं पाकिस्तानी स्टूडेंट्स? क्योंकि अवेयरनेस नहीं है। अच्छा। हमारे वहाँ पे जो एजेंट्स हैं, ठीक है, कॉन्ट्रैक्टर्स माफिया है, और पाकिस्तान के अंदर जो काफ़ी एजेंट्स हैं वो क्या करते हैं, वो एक जो है गलत इन्फॉर्मेशन वो प्रोवाइड करते हैं, रशिया का बोल के वहाँ पे ले जाते हैं, यूरोप का एक गेटवे है और एक एब्रॉड का कंट्री, ऐसा कुछ नहीं है। वो एक लैंडलॉक्ड कंट्री है, लैंडलॉक्ड कंट्री और एक गरीब मुल्क है, ठीक है। वहाँ पे कोई ऐसी जॉब की अपॉर्चुनिटी नहीं है। इवन जो स्टूडेंट्स पाकिस्तान से वहाँ पे जाते हैं ये सोच के कि शायद पाकिस्तान से कम ख़र्चा वहाँ पे आता है MBBS का, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। वो वीज़े वगैरह, एकोमोडेशन, ये सारी चीज़ें, ट्रैवल एक्सपेंस, ये सारा उतना ही जो है ना वो बन जाता है। अगर वाकई MBBS करना है, डॉक्टर बनना है और सेफ, उसमें रशिया है एक बेस्ट ऑप्शन है, मॉस्को। अच्छा, आप जो बता रहे हैं जिस तरह वहाँ पे तलबा मौजूद है 12,000 के करीब, ये बताया जा रहा है कि पाकिस्तानी स्टूडेंट सारे मेडिकल वहाँ से कर रहे हैं, MBBS ही कर रहे हैं? जी, सिर्फ मेडिकल वाले हैं। और तो बहुत सस्ता है कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बहुत ज़्यादा है वहाँ पर, कि यहाँ पे क्योंकि 21,000 मेरे ख्याल से पाकिस्तान में जो है टोटल गवर्नमेंट सेक्टर पे सीटें हैं मेडिकल के लिए। प्राइवेट कॉलेजेस हैं, महंगे बहुत है, तो एज़ कम्पेयर प्राइवेट कॉलेज पाकिस्तान, वहाँ सस्ता है एजुकेशन, कह सकते हैं आप ना। तो ये सस्ता है, और इसके अलावा यहाँ पे मेरिट जो है थोड़ा सा हाई है पाकिस्तान में। तो उधर वो स्टूडेंट जाते हैं जिनके 60% मार्क्स होते हैं। अच्छा, तो उनको उधर वहाँ पे क्वालिटी क्या है एजुकेशन की, मेडिकल की? अगर हम पाकिस्तान से उसको कंपेयर करें तो पाकिस्तान का तो मुकाबला, मतलब वहाँ से MBBS करके आके यहाँ PMDC का आपको एग्जाम देना है पाकिस्तान में प्रैक्टिस के लिए। जी। अच्छा, अब वापस आप आ गए, व्हाट्स नेक्स्ट ये कि इस इशू को जो है सोशल मीडिया पे हाईलाइट कर दिया है, तो सोल्यूशन इसका कोई नहीं निकला। नहीं, आपकी पढ़ाई है, फाइनल ईयर में आप स्टूडेंट हैं, आपकी तरह बहुत सारे और भी होंगे जो फाइनल ईयर में होंगे, पढ़ाई छोड़ के यहाँ पर आ रहे हैं, कैसे डिग्री कैसे कंप्लीट करेंगे अपनी? हम लोग माइग्रेशन लेंगे। अच्छा। मैंने ऑलरेडी ले ली है, और काफ़ी स्टूडेंट जो माइग्रेशन के लिए वो कर रहे हैं, क्योंकि जान से बढ़ के कुछ भी नहीं है। बिल्कुल ठीक है, जब एक कंट्री हमें तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकता है तो उधर वहाँ पे जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। और इसके अलावा वहाँ पे वर्कर्स कम्युनिटी है पाकिस्तानियों के अलावा, जिसके ऊपर कोई बात नहीं कर रहा है। जो स्टूडेंट्स हैं वो तो पाकिस्तान में वो अफोर्ड कर सकते हैं, टिकट्स भी अफोर्ड कर सकते हैं, वीज़े वगैरह, और वो आ सकते हैं, लेकिन वहाँ पे वर्कर्स ऐसे हैं जिनको एजेंट माफिया उधर लेके गया है, और वहाँ पे उनको अभी तक बेयार और मददगार छोड़ा हुआ है, और उन लोगों के साथ भी बहुत जो है वो इसी तरह ज़्यादतियाँ हो रही है। तो उन्हें वहाँ से वापस लाने के लिए कोई इक़दाम नहीं किए जा रहे। वर्कर्स
वर्कर्स जो हैं वो उनके वीज़े एक्सपायर हुए हैं, एजेंट्स उनको लेके गए, मतलब उन्होंने ओवरस्टे कर लिया वहाँ पे, गए लीगली थे कंट्री में लेकिन चले अपने काम के लिए ओवरस्टे कर लिया, वहाँ पे रुके होंगे। नहीं, उनके साथ फ्रॉड हुआ है। ओके, वहाँ पे जो एजेंट्स हैं उनसे 7-8 लाख रुपए लिए और वीज़ा उनको दिए 2 मंथ्स का। अच्छा, आगे उसको एक्सटेंड नहीं करवाया और वहाँ से वो ज़ाहिर है वो अब वहाँ पर एक तरह से स्टक हैं। जी वो स्टक हैं और उनके लिए कोई बात नहीं कर रहा है उनको वापस लाने के लिए। अच्छा, अब ऐसे में अगर उस सिचुएशन उस रात की भी देखी जाए और अभी तक की उस रात की ज़्यादा बात हो रही थी और लोग ये चीज़ें रिपोर्ट हो रही थी और कुछ एक वीडियो रोड पे चलते हुए भी एक लड़की को जिस तरह से ये किडनैप करने की कोशिश कर रहे थे, वो वीडियो भी ज़ाहिर है सोशल मीडिया पे तो सर्कुलेट कर रही थी साथ साथ। तो क्या वाकई हरासमेंट के केसेस भी सामने आए हैं या जिस तरह के इससे भी ज़्यादा ज़्यादती की बातें भी हो रही थी कि ख़वातीन को ज़्यादती का निशाना बनाया जा रहा है, क्या इस तरह के वाक़यात आप तक पहुँचे या आपका कोई ऐसा उसमें है? नहीं, मर्डर किसी का नहीं हुआ है, ठीक है, और इस तरह जो है वो ज़्यादती भी किसी के साथ नहीं हुई है, हरासमेंट हुई है। वी आर ग्लैड कि आप सेफ एंड साउंड आप यहाँ पर पहुँच गए हैं और आपके साथ बाकी स्टूडेंट्स भी जो थे वो वापस आ चुके हैं। अब हम दुआगो हैं कि वहाँ पर जितने भी स्टूडेंट्स हमारे वर्कर्स स्टूडेंट्स पाकिस्तानी या गैर मुल्की अगर देखा जाए तो वो किसी भी तरीके से वहाँ पर अगर उसको तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है वो अपने अपने ममालिक में और पाकिस्तानी अपने मुल्क में बहुत जल्द वापस आ जाएँ। बहुत शुक्रिया अरबाज प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन, हम बढ़ेंगे एक ब्रेक की जानिब, स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। सबीन, हम लाइव आ गए हैं, आप अभी भी अपने मोबाइल में? वाकई हम लाइव आ चुके जी, माजरत, बहुत बहुत माजरत। तो स्क्रॉलिंग में लगे और बंदा बस गुमसुम हो जाता है, दुनिया से दूर। तो ऐसा ही होता है, मतलब इतनी फास्ट पेस हर चीज़ चल रही होती है कि आपको होता है कि सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास। और ऑनेस्टली जब आप एक वीडियो देखना शुरू करते हैं आपका दिल करता है अगली भी देखें, अगली भी देखें, अगली भी देखें, और टाइम का तो पता ही नहीं चलता, क्लॉक घूम रही होती है और मालूम ही नहीं होता कितना टाइम गुजर चुका है। जिस तरह मेरे साथ हुआ और ऑब्वियसली बहुत सारे लोग इससे रिलेट कर सकते होंगे कि एक दफ़ा आप अपने फ़ोन में अगर लग जाते हैं, स्पेशली आप इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल करें, आप एक्स यूज़ करें या प्रोबेबली आप फेसबुक यूज़ करें, आप सोशल मीडिया कोई भी ऐप इस्तेमाल करें, उसमें जब आप गुम हो गए तो आप इर्द गिर्द आपका दिमाग ऐसे से सुन्न हो जाता है, दुनिया को भूल जाते हैं, आपके साथ दुनिया का कुछ नहीं पता। ऐसे ही काफी बार इस तरह होता है कि आप जो मोबाइल यूज कर रहे होते हैं, काफी खुद कहते हैं 5 मिनट और या 10 मिनट और, वो 5 मिनट 10 मिनट कई आवर्स में जो है वो कन्वर्ट हो जाता है। 1-2 घंटे कैसे गुजर जाते हैं आपको पता भी नहीं चल रहा होता। और जाहिर है ये आपकी ये जो आदत है ना, अब लोग कहते हैं हम इस आदत से छुटकारा हासिल करना चाह रहे होते हैं, बट लोग इससे छुटकारा हासिल नहीं कर पा रहे होते। ये आपके साथ माइंड के साथ एक तरह से खेल रहा होता है और ऑब्वियसली इससे बहुत सारे मसाइल हैं। आप चिड़चिड़ापन आपके अंदर आना शुरू हो जाता है, इर्द गिर्द आप अपनी सोशल लाइफ से, आप अपनी फैमिली से बेसिकली आप डिस्कनेक्ट होना शुरू कर देते हो। और आजकल बड़ों की बात अपनी जगह पे, बच्चों की अगर बात की जाए तो बच्चे कितने ज़्यादा इससे मुतासिर हो रहे हैं और उनके अंदर चिड़चिड़ापन किस तरह से आ रहा है, आज हम इस हवाले से ज़रा बात करेंगे। माहिर नफ्सियात हैं वजिया ज़फ़र साहिबा, वो हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। वजिया, ये कितनी बड़ी बीमारी है, ये जो फ़ोन है ये कितनी बड़ी बीमारी है? अच्छा, यहाँ मैं ऐड करूँगी, जैसे आपने कहा कि लोग इससे बचना चाहते हैं, लेकिन सबसे बड़ा एक इशू ये है कि हम इसको इशू ही नहीं समझते। अच्छा, हम समझते नहीं कि कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, हम ये इसको ऐसा ही लाइफ की रूटीन का पार्ट समझते हैं। आप किसी चीज़ को तब तक ठीक नहीं कर सकते जब तक आप उस मसले को मसला ना समझें। और एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। कोई भी चीज़ है आप उसका एक्सेस ज़्यादा करते हैं तो वो अच्छी भी चीज़ नुकसानदेह हो जाती है। खाना भी आप 24 घंटे खाते रहें तो डेफिनेटली, तो हर चीज़ का एक लेवल होता है। और जैसे आपने स्क्रोलिंग की बात की तो हम यहाँ मैं ऐड करूँगी कि बच्चों की जो आपने बात की, बच्चा जब स्क्रोलिंग करता है पेरेंट्स खुश हो रहे होते हैं, पेरेंट्स कहते हैं ये तो खुद ही अपनी वीडियोस अपनी मर्जी की लगा लेता है। बच्चा अगर 2.5-3 साल का बच्चा है, या मैं तो अब इससे पीछे एज में चली जाऊँ, 1.5 साल के बच्चे को पता होता है कि किस ऐप पे उसने क्लिक करना है। वो अच्छा वाकई इतने सारे बच्चे सेलिब्रेट करी होती है, हमारा बच्चा जी फोन यूज करना सीख गया है, ओपन करके अपने फलाने कार्टून निकाल के देख के। अब ये देखिए प्रॉब्लम यहाँ से आती है ना कि हम प्रॉब्लम को जो है सेलिब्रेट कर रहे हैं, हम एक इशू को सेलिब्रेट कर रहे हैं और इनवाइट कर रहे हैं। ये वो इश्यूज हैं जिनको हम खुद इनवाइट करते हैं, बच्चे को इनकरेज कर रहे हैं और डेफिनेटली उसका रिवॉर्ड सिस्टम एक्टिव कर रहे हैं हम, क्योंकि बच्चा देखता है कोई भी एक्शन करने से पहले कि पेरेंट्स का क्या रोल प्ले हो रहा है। और जब पेरेंट्स उस चीज़ को इतना बूस्ट करें, दूसरों के सामने तारीफ करें कि हमारा बच्चा तो अपनी पसंद की वीडियोस लगाता है। अब मुझे एक मदर ने आके बताया कि मैंने तो नेट बंद कर दिया मगर इसने डाउनलोड किए हुए हैं। शी वाज वेरी हैप्पी कि मतलब कितना इंटेलिजेंट है बच्चे को डाउनलोड करना। मतलब इंटेलिजेंस से शक। अच्छा देखिए, इस पे भी कोई ऐसे नहीं हमें करना चाहिए, क्योंकि अगर देखा जाए ना तो बच्चा अगर टेक्नोलॉजी को सीख रहे, टेक्नोलॉजी का दौर है, उसको
1.5-2-3 साल के बच्चे को अगर डाउनलोड करना आ रहा है या प्रोबेबली उसको स्क्रॉल करना आ रहा है, उसको मोबाइल यूज कर, उसको ऐप ओपन करनी आ रही है, इट्स अ गुड थिंग कि हमारे बच्चे आगे जा रहे हैं। टू अर्ली, हाँ, ये चीज डिबेटेबल है कि वो है। अच्छा, अब छोटी एज से जब बच्चे ये सीख रहे होते हैं, जाहिर है इसके मुस्बत असरात भी हैं, मनफी असरात क्या हैं जो कि बच्चे के माइंड पे आते हैं। देखिए, सबसे पहले जो डेवलपमेंट है बच्चे की, उसमें इफेक्ट होता है, वो नेचुरल एनवायरनमेंट से हट जाता है, ठीक है, ये आर्टिफिशियल वर्ल्ड है ना, ठीक है। अब इसमें क्या है कि वो एक रियलिटी से जब बच्चा दूर होता है, उसकी स्पीच डिले होती है, उसके पेरेंट्स के साथ या रियलिटी के साथ कांटेक्ट करने का डिले होती है, बल्कि यहाँ एक तासुर पाया जाता है कि कार्टून्स या वो डिजिटल मीडिया पे चीजें देख के उसको ज्यादा वर्ड्स आते हैं, ज्यादा बोलते हैं, इन्फॉर्मेशन ज्यादा मिलती है, रोबोटिक वर्ड्स होते हैं। हाँ, वो रोबोटिक वर्ड्स होती है, रोबोटिक स्पीच होती है। मेरी अपनी फैमिली का केस है जो मैं शेयर करना चाहूंगी, और वाकई ये मेरे सामने आंखों देखा केस है कि बच्चे को इसी तरह से फोन दे दिया कि जी बच्चा चिड़चिड़ा है तो चलो उसको फोन दे दो, एक तरफ आ जाओ। वो बच्चा इर्द गिर्द अपने बहन भाइयों से वो कट ऑफ हो गया एक तरह से, वो फोन को ज्यादा इस्तेमाल कर, उसको आता सब कुछ होगा जो आपने बात की, लेकिन अपने माइंड में उसको कम्युनिकेट करना ही नहीं आया कभी। अब वो बच्चा 3 साल का हो गया, 3.5 साल का हो गया, वो बच्चा बात ही नहीं कर रहा था। उसको चेकअप करवाया, इतना डॉक्टर्स को दिखाया, डॉक्टर्स ने कहा ही इज कम्प्लीटली फाइन, ही इज ओके। मसला सारा क्या है कि आपने उसको फोन बहुत ज्यादा दिया है तो बच्चा डिस्कनेक्ट हो गया, उसे पता ही नहीं है कि बात करना क्या होता है। वो अपने दिमाग में बातें करता है, उसको पता सब है, वो सिनेरियोज बिल्ड करता है, उसको हर चीज का पता है। इशू ये है सारा कि उसको कम्युनिकेट करना नहीं है। बच्चा स्कूल दाखिल करवाया, मोबाइल थोड़ा सा कम किया, जैसे उसको स्कूल दाखिल कराया वो इर्द गिर्द के बच्चों से बात करना शुरू, घुल मिलना शुरू हो गया। अब वो बच्चा बात करना शुरू। देखिए, हम सोशल 4 साल का बच्चा, यस, हम सोशल एनिमल हैं, हम इंटरेक्शन चाहिए होती है, हमारी डेवलपमेंट ही इंटरेक्शन से होती है। हमारा जो फ्रंटल लोब है वो 25 ईयर्स तक मैच्योरिटी डेवलप करता है। अब 25 ईयर्स तक के ही केसेस मोस्टली आ रहे हैं क्योंकि वो मैच्योरिटी लेवल डिस्टर्ब हो जाता है। अब सुसाइडल रेशियो आप देखें कितना बढ़ गया, एग्रेशन कितना बढ़ गया। मैं डिप्रेशन, एंजाइटी से हट के बात कर रही हूँ, ठीक है, ये तो बहुत कॉमन है, लेकिन आप देखिए सुसाइडल रेशियो आए दिन हमें सुसाइडल जो अटेम्प्ट्स की जो है न्यूज़ मिल रही होती हैं। इसके अलावा एग्रेशन, मर्डर केसेस कितने हो गए हैं, या ब्रेकअप्स आप देखिए। वो यही वजह है कि मैच्योरिटी लेवल जो है वो मीट नहीं हो रहा, क्योंकि वो रियलिटी में आप इन टच रहेंगे, आप सीखेंगे रिश्ते बनाना तो आपको आइडिया होगा ना। अब ज़्यादातर तो जो रिलेशनशिप्स भी हैं वो थ्रू लाइक स्क्रीन ही है। अब उसमें ना आप इमोशंस को कम्युनिकेट कर पा रहे होते हैं। अक्सर लोग कॉल्स पे नहीं आते कि हम मैसेजेस में कंफर्टेबल हैं। मैसेजेस में क्यों है? क्योंकि उन्हें रियलिटी में इंटरेक्ट करना नहीं आता, कांटेक्ट करना नहीं आता है। तो इससे हमारी मैच्योरिटी लेवल बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब। अच्छा, कंटेंट बड़ा मैटर करता है। वजह जो डिजिटल मीडिया पे कंटेंट है बच्चों के लिए, उसमें वायलेंस बहुत है, उसको हम उस तरह से फिल्टर नहीं कर पाते, उसके क्या असरात होते हैं बच्चों के? वायलेंस का देखिए, सबसे पहली चीज़ है वायलेंस के अलावा भी मैं ऐड करूँगी कि कोई वो एक स्टेबिलिटी नहीं है। आप एक वीडियो देखेंगे वायलेंस वाली है, दूसरे में बिल्कुल कोई काम से म्यूजिक आ जाएगा, थर्ड में आप कोई मर्डर देख लेंगे या बहुत अब्यूज़ देख लेंगे। सो आप कंटेंट देखिए किस तरह का कंटेंट। तो जो ब्रेन है ना, वो तो हम खुद नहीं फिल्टर कर रहे, तो ब्रेन फिल्टर किए बगैर वो इमोशंस को रिलीज करता है, केमिकल्स को रिलीज करता है। उससे ऑटोमेटिकली इमोशनल हैंडलिंग हमारी पुअर होना शुरू हो जाती है और उसका सबसे बड़ा डैमेज डिप्रेशन बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया। हमारे जो ब्रेन केमिकल लेवल्स हैं वो डिप्रेशन की तरफ चले जाते हैं। और नॉर्मल लाइफ में हम फॉर एग्जांपल, मैं एग्जांपल देती हूँ, जो बच्चा स्क्रीन देखता है, स्क्रीन में कलर्स बड़े वाइब्रेंट होते हैं, लाउड साउंड्स होती हैं, उसी बच्चे को जब नेचुरल एनवायरनमेंट में रखते हैं तो वो कॉन्टेक्ट नहीं कर पाता। वाई? बिकॉज उसको उस लाउड चीज़ों की, लाउड सेंसेस उसके बन चुके हैं, सेंसरी, वो कनेक्ट ही नहीं करता अपने। सेम इसी तरह से हम जब बहुत ज़्यादा स्क्रीन देखते हैं तो हमारे ये सेंसरी इश्यूज आ जाते हैं। अच्छा। हम सेंसरी प्रोसेसिंग नहीं हमारा ब्रेन कर पाता क्योंकि उसको वो हमने उसको थ्रेशोल्ड बहुत हाई दे दिया है। वो थ्रेशोल्ड जब मीट नहीं होता तो आप नोट करें, अक्सर लोग ये कहते हैं कि हमें बेचैनी रहती है, कहीं बैठ जाएं तो बेचैनी होती है, तेज तेज खा रहे हैं, खाते हुए स्क्रीन देख रहे हैं, या कुछ ना कुछ उनको फंक्शनल होना है ऑल द टाइम। वो जो एक कैफियत है ना, बेचैनी की कैफियत है, वो बहुत मुसलसल है। और आजकल कुछ लोग हम ये भी देखते हैं कि मुसलसल 4-5 टास्क कर रहे हैं, जॉब्स एक साथ कर रहे हैं। ये टैलेंट नहीं है, ये आप एक्चुअली अपनी ही बॉडी के साथ जुल्म कर रहे हैं। इसीलिए शुगर लेवल आप देखिए, शुगर के इश्यूज आ गए हैं बहुत अर्ली, छोटी एज से इतनी बीमारियां लोगों को लगना शुरू हो गई हैं। अच्छा जी, इशू अब ये है कि किस तरह से बच्चों को स्क्रॉलिंग छुड़ाई जाए। कोई से 3 तरीके इस वक्त पेरेंट्स हमें देख रहे हैं, उनके बड़े बहन भाई हमें देख रहे हैं जो कि बच्चों को जल्दी जल्दी स्क्रॉलिंग छुड़ा सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो सबसे ज़्यादा हमारी सोसाइटी में ज़रूरत है वो बाउंड्रीज़ की है। आप बाउंड्रीज सेट करें। टाइम लिमिट तो सेट किया होता है, लेकिन यूजली हम पेरेंट्स ये कर देते हैं कि आपने इतने घंटे देखना है, दैट्स इट। नहीं, कम्युनिकेशन करें, बच्चों को उसके फ़ायदे नुकसानात बताएं। आप बताएं कि आप ये बाउंड्रीज या लिमिट्स क्यों सेट करें। बच्चे तभी रिबिलियस होते हैं जब आप बहुत ज़्यादा अथॉरिटेटिव हो जाते हैं, डोमिनेंट बच्चे के ऊपर हो जाते हैं। बच्चे को साथ साथ कम्युनिकेट करें, बच्चे को पता हो कि उसके फ़ायदे के लिए हो रहा है। नंबर 2, आप प्रायोरिटी
प्रायोरिटाइज करें उसके टास्क को। जब आप उसके माइंड को टास्क में प्रायोरिटाइज कर देंगे, उसका माइंड उन चीज़ों में भी रखेगा, गोल ओरिएंटेड अचीवमेंट। देखिए स्क्रीन क्या है, स्क्रीन क्यों बच्चा देखते हैं, रिवॉर्ड सिस्टम एक्टिव होता है। वही रिवॉर्ड सिस्टम आप थ्रू चार्ट बना लें या कोई भी एक कंपैरिजन के अलावा बच्चे के अपने सेल्फ गोल्स बनाएं, ठीक है। सेल्फ कंपैरिजन रखें कि आपने पहले ये अचीव किया। अचीवमेंट जब रिवॉर्ड सिस्टम आप मीट करेंगे तो वो बच्चा उधर से जब हासिल कर लेगा तो उस तरफ बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट नहीं होगा। एंड नंबर 3, बच्चे की सोशलाइजेशन ज़्यादा कराएं। जितना ज़्यादा वो रियल वर्ल्ड को इंजॉय करेगा वो उतना ही कम उसका। देखिए कुछ पेरेंट्स ये भी रिपोर्ट करते हैं कि हमने जब से स्क्रीन छुड़वाई है, मैं कहती हूँ 2 मंथ्स छुड़वाएं, उसके बाद जब रियल वर्ल्ड में गया तो कहते हैं स्क्रीन रखते भी हैं तो वो नहीं देखता, वो इंजॉय नहीं करता, अब उसको मज़ा आता है दोस्तों में जाना। तो ये उसके सेंसेस जो हैं वो रियल वर्ल्ड से कनेक्ट करते हैं। अच्छा, बच्चों का बता दिया, बड़ों का भी बताएं कि रात हम जब तक आंखें बंद नहीं हो रही थी उस टाइम तक मोबाइल पे स्क्रॉल कर रहे हैं, यूज़ किए जा रहे हैं, कैसे बच सकते हैं? वही पहली चीज़ कितनी डिस्टर्ब होती है, इसको पहले प्रॉब्लम समझें। नंबर 2, आप ये देखिए इसके नुकसानात क्या हैं। ऑनेस्टली टेलिंग यू, मैंने कुछ क्लाइंट्स को अप्लाई भी कराया कि जब आपको पता होगा ना मुझे ये मसले हो रहे हैं सुबह उठ के, अगले दिन मैंने ये मेरी आंख नहीं खुली, मुझे सर दर्द रहा है, मुझे चिड़चिड़ापन रहा है, आप उस चीज़ को ट्रैक करें। आप 1 हफ्ता लें कि मैंने स्क्रीन को 8 बजे या 9 बजे बंद करके लेट जाना है। सबसे बड़ा जो एक्सक्यूज़ होता है वो होता है बिजनेस है, काम है। अब बिजनेस के चक्कर में आप पर्सनल लाइफ भी लोगों ने डिस्टर्ब कर दी है, पर्सनल हेल्थ जो है कंप्रोमाइज़ कर दी है। जब आप ये देखेंगे, मैं कितने लोगों को जानती हूँ लाइक 80s में हैं, वो एरा भी डिफरेंट था ना, आदि नहीं हुए, 80s में है, 70s में है, दे लिविंग अ वेरी हेल्दी लाइफ। क्यों? क्योंकि डिसिप्लिन है। मैंने ज़्यादातर लोग जो डिसिप्लिन है ना उनको देखा है कि वो स्क्रीन के नशे में नहीं पड़े, वो इस एडिक्शन में नहीं गए। सो आप डिसिप्लिन करें, प्रायोरिटाइज करें और ट्रैक कर लें कि मैंने इस 1 हफ्ते जो है अपना डिसिप्लिन रखा है तो मेरी बॉडी ने क्या रिस्पॉन्स दिया है, तो ऑटोमेटिकली आप उस चीज़ को इंजॉय करेंगे। अच्छा वजिया, अब ऑब्वियसली बड़ों के पर्सपेक्टिव से भी आपने, बच्चों के पर्सपेक्टिव से भी आपने बात की, बट एट द सेम टाइम अगर देखा जाए तो बड़े, अब जिस तरह बच्चों को सोशलाइज कराने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बड़े तो खुद फोन से नहीं निकलते कि बच्चों को पार्क लेके चले जाएं या कुछ, और अगर वो मना कर रहे होते बच्चों को कि जी आप फ़ोन यूज़ ना करें, लेकिन खुद वो फ़ोन यूज़ कर रहे होते हैं। अब वो बच्चा देख रहा है, उसका घर में एक चीज़ नॉर्मलाइज है, वहाँ पर डिसिप्लिन नहीं है, वहाँ पर पेरेंट्स खुद बाज नहीं आ रहे, घर के बड़े यूज़ करें, तो वो बच्चा आप जितनी मर्जी के जितने भी टोटके आपने भी बता दिए ये भी अप्लाई कर लें तो किसी काम नहीं आएंगे। रोल मॉडलिंग मुझे एक मदर की बड़ी अच्छी बात लगती है। उन्होंने कहा कि मैंने खाते हुए सोने से पहले 3-4 टाइम पीरियड के दौरान ना, जब फ़ोन बजता भी है ना, मैं रखती हूँ रिंग पे, बजता भी मैं नहीं उठती, बच्चे को ये मैसेज कम्युनिकेट करती हूँ कि दिस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, बाउंड्रीज। यस, ये बाउंड्रीज सेट की। वो कहती है मैं जानबूझ के करती हूँ, सोते हुए भी मैं कोई अलार्म लगा देती हूँ खुद ही कि फ़ोन आ रहा है, और बच्चे को मैसेज कम्युनिकेट करती हूँ कि फ़ोन इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, स्लीप इज़ इम्पॉर्टेंट। सो जब आप खुद एक रोल मॉडल के तौर पे जाते हैं, आपको खुद भी एक सेटिस्फेक्शन मिलती है और बच्चे के साथ आपका बॉन्ड बनता है। अगर आप वो चीज़ प्रैक्टिस या प्रीच नहीं करें तो बच्चे के साथ आपका बॉन्ड ब्रेक होता है। बच्चा आपसे कंप्लेन करता है और बच्चा आपके उन्हीं एक्शंस को फॉलो करता है, क्योंकि हम खाना भी खा रहे हो, फ़ोन बजता है, हम टेबल छोड़ के बाहर चले जाते हैं, इंपॉर्टेंट कॉल है, बच्चे के सामने ये करते हैं। ये कम्युनिकेशन हो रही है फैमिली गैदरिंग में, हम फ़ोन उठा के बाहर चले जाते हैं। तो ये हम क्या प्रीचिंग कर रहे हैं, चाहे बेशक कंट्रोल इन्वायरमेंट में हो, लेकिन हम प्रीच क्या करें बच्चों को कि फ़ोन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, बिजनेस इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, फैमिली लाइफ मैटर नहीं करी। ये वजह है कि हमारे बच्चे भी बहुत ज़्यादा, जैसे वीलॉगिंग की भी बात करें, वो उसी में ही इस तरह की पैसे कमाने में या स्पॉटलाइट में आने में या अपने आप को इन्हीं चीज़ों में बिजी हो गए हैं। वाई? बिकॉज उनकी जो अपनी पर्सनालिटी है वो शेप नहीं हो रही है। मतलब कि पहले एक इससे सभी बड़ी अच्छी बात है कि पहले पेरेंट्स खुद अपनी हैबिट चेंज करें, वो ऑटोमेटिकली बच्चों में जो है कन्वर्ट हो जाएगी, बच्चों तक पहुंच जाएगी, जरूरी होता है। अच्छा भैया, आखिर में ज़रूर बताएं कि आपके पास ज़ाहिर है प्रैक्टिस करती हैं आप भी, और बहुत सारे क्लाइंट्स आपके पास भी आते होंगे, ऐसे कितने लोग होते हैं जिनको आप ज़ाहिर है डिप्रेशन का कॉज जब आप आइडेंटिफाई, मल्टीपल कॉजेज़ होते होंगे, बट एक कॉज उसमें से एक रीज़न उसका सोशल मीडिया की एडिक्शन भी है, टेक्नोलॉजी की एडिक्शन भी होती है कि वो इंसान डिप्रेशन में गया हुआ होता है। जिस तरह आपने केमिकल इम्बैलेंस की भी बात की है कि आपके माइंड में हो रहा होता है, आपके ब्रेन में, एंड आपको पता नहीं चल रहा होता, और फिर लोग आते हैं, अक्सर लोग यही बात कर रहे होते हैं कि हमें नहीं पता हमें क्यों डिप्रेशन है। यस। अच्छा, उसमें एक तो इस तरह के केसेस जो है ना वो 30 से जो बिलो केसेस बहुत रिपोर्ट हो रहे हैं, 30+ कम हो रहे हैं। जैसे मैंने एरा की भी बात की ना, और उसमें मैं यहाँ ऐड करना चाहूँगी, अगर आपको चिड़चिड़ापन महसूस हो रहा है, अगर आपको रेस्टलेसनेस फीलिंग आ रही है, क्योंकि हमारे यहाँ ADHD में चले जाते हैं, डिसऑर्डर्स में चले जाते हैं कि हमें ये डिसऑर्डर तो नहीं है। कोई भी डायग्नोसिस बहुत हमारा कॉमन है कि हमें बताएं मसला क्या है, हम ये नहीं देखते उसकी कॉज क्या है, रीज़न क्या है, फैक्टर्स क्या हैं। कई दफ़ा फैक्टर्स को रिमूव कर दें, डेफिनेटली अगर बीमार आपको नींद नहीं आ रही है, आपके अंदर चिड़चिड़ापन है, आप आइसोलेट हो रहे हैं, ये आपको पता है कि ये प्रॉब्लम है,
इसका रीजन क्या है वो आप नहीं रहे, वो आप जरा प्रोफेशनल हेल्प लेते हैं, आइडेंटिफाई किया जा रहा 3-4 फैक्टर्स को हम लिस्ट डाउन करते हैं। हाँ। उनमें से मोस्टली ये रीजन होती है स्क्रोलिंग वाली, जो मैंने आपको बताया 25-30 बिलो जो केसेस हैं। और अभी तो डिप्रेशन के केसेस बहुत अर्ली डायग्नोज हो रहे हैं, एंजाइटी बहुत अर्ली डायग्नोज हो रही है। वाई? बिकॉज वही इमोशनल मैच्योरिटी की बात की, जब आपको स्क्रीन देख रहे हैं ऐसा कंटेंट, हार्ट बीट तेज होगी, रोना आ गया, आपको हेडेक स्टार्ट हो गया। कई दफा क्लाइंट रिपोर्ट करते हैं हम सेशन में आने से पहले बार वीडियो देख रहे थे, अभी आई एम नॉट फीलिंग वेल। ये कितना रिलेटेबल है, हर कोई इससे रिलेट कर सकता है। आई एम नॉट फीलिंग वेल, सो मुझे कोई हिप्नोसिस या कोई एक्सरसाइज कराएं बिफोर लाइक स्टार्टिंग द सेशन। वो आप ऑलरेडी एक इशू के साथ थेरेपी के लिए आए, आपने एक और इशू ट्रिगर कर दिया बाहर बैठ के। सो हम देखिए थेरेपीज का इम्पैक्ट या मेडिसिन का इम्पैक्ट तभी होता है जब आप खुद विलिंग होते हैं कि मैंने अपनी लाइफस्टाइल को बदलना है। बिल्कुल आपने ठीक बात की है वजिया, कि किस तरह से हम अपनी हैबिट्स को चेंज कर सकते हैं। अगर हम अपनी हैबिट्स को चेंज नहीं कर रहे तो हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक बच्चा जो है वो अपनी हैबिट को चेंज करे। आप रोल मॉडल हैं अपने बच्चे के लिए, और अगर आप अपने आप को चेंज नहीं करेंगे तो वो बच्चा आपको देखकर वही चीज़ें अडेप्ट करेगा, और जाहिर है वो अपने आप को चेंज नहीं करे। बच्चों पर गुस्सा करने के बजाय अपने आप को पहले ठीक करो, उसके बाद जाहिर है बच्चों की, मुझे ने बहुत इंपॉर्टेंट 3 चीज़ें बताई हैं, 3-4 चीज़ें जिनसे आप बच्चे को वापस जो है वो कनेक्ट कर सकते हैं उसके साथ, और एक आर्टिफिशियल दुनिया से निकाल कर अपने बच्चे को आप एक रियल वर्ल्ड में ला सकते हैं, ताकि वहाँ पर वो अगर चैलेंजेस हैं उनका सामना करें, और ऑब्वियसली साथ साथ जो है उसका माइंड भी एक तरह से पॉजिटिव वे में चले। जी बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन हम बढ़ेंगे एक ब्रेक की जानिब, स्टे विद। पाकिस्तान के कल्चर की अगर बात की जाए तो है ना, हर इलाके की बात की जाए, वहाँ की अपनी जुबान है, वहाँ की अपनी एक सकाफत है, अपने रंग हैं, रक्स डिफरेंट है, म्यूजिक डिफरेंट है, वहाँ का एम्ब्रॉयडरी बहुत डिफरेंट है, फूड भी डिफरेंट है। फूड, हाँ फूड तो ऑब्वियसली ऑफ कोर्स, मतलब हम कहीं जाने का सोच रहे हैं, हम कहते हैं वहाँ पर जाएंगे तो ये खाना वहाँ पर खाएंगे। अच्छा, लेकिन अगर हम बलूचिस्तान की बात की जाए, वहाँ की जो एम्ब्रॉयडरी है, जो हैंडमेड हम कहते हैं ना, वहाँ के कपड़े अक्सर उनकी एम्ब्रॉयडरी यहाँ पर बाकी शहरों में आ रही होती है और वो महंगे दामों बिक भी रही होती है, क्योंकि वो बड़ी नफासत से की जाती है और उसमें भी बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है। एक एम्ब्रॉयडरी की अगर हम बात करें, शुएब इस वक्त कोयटा में मौजूद हैं, और वहाँ पर कोयटा में किस किस्म के कपड़े पहने जाते हैं, कैसी एम्ब्रॉयडरी वहाँ पर होती है, मार्केट्स में किस तरह से लोग पसंद करते हैं, आइए आपको दिखाते हैं। जिस तरह हर शहर की, हर इलाके की एक पहचान होती है, तो वैसे ही बलूचिस्तान में एक पहचान ये आर्ट है। मैं इस आर्ट इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बहुत मेहनत से ये होता है। ख़वातीन घर बैठे ये कढ़ाई कर रही हैं, और जब हम इसकी कीमत की बात करते हैं तो वाकई थोड़ी देर के लिए परेशान हो जाते हैं, क्योंकि बहुत महंगा ड्रेस। अब ये एक हैवी ड्रेस है, नॉर्मली भी हम देखते हैं ख़वातीन को कि वो हैवी ड्रेस उन्होंने पहना होता है, लेकिन वक्त के साथ साथ अब इसमें हम देख रहे हैं कि थोड़ी सी जिद्दत आ रही है। अब जिस तरह से मॉडर्न में हम देखते हैं कि ज़रा लेस हैवी ड्रेसेस चल रहे होते हैं, तो बिल्कुल उसी तरह से अब कढ़ाई में नए पैटर्न्स भी इंट्रोड्यूस कराए गए हैं और बहुत हैवी ड्रेस नहीं भी होता। लेकिन मौजूदा हालात में, महंगाई में, क्या इन ड्रेसेस की मांग में अब कमी आई है? जो ख़वातीनें काम करती हैं क्या वो मुतासिर हुई हैं? जो दुकानदार इस कारोबार से वाबस्ता हैं वो क्या राय रखते हैं? कौन से नए स्टाइल हैं और कितना काम मुतासिर हुआ है? इस पर आज बात करेंगे, मेरे साथ रहिए। पहले ज़रूरत की चीज़ें पूरा कर रहे हैं, बाद में जो ना उससे पैसे ज़्यादा हो जाते हैं तो हम लोगों की चीज़ें खरीदते हैं। हर शहर का जो काम आ रहा है वो मुख्तलिफ है। जैसे अब ये मुझे ना इसका बताएं। नाम है ज़बा बख्तियार, कि ये इसमें शीशे भी नज़र आ रहे हैं और ज़बरदस्त, और इसमें 7 रंगों से ये काम होते हैं। 7 रंगों से ये काम होते हैं। ठीक है, अब ये तो हो गया ज़बा बख्तियार डिज़ाइन। दूसरा कोई डिज़ाइन दिखाएं अब। दूसरा ये है, इसका नाम है खुलुक। खुलुक, इसका मतलब क्या है? इसको लोग कच्चा टांका भी कहते हैं और खुलुक भी कहते हैं। रंग हमें मोर लेस सेम नजर आते हैं, बड़े वाइब्रेंट से कलर्स हैं, रेड, ग्रीन, ब्लैक, ब्लू, ये धागे में इस्तेमाल हुए हैं। इट्स ब्यूटीफुल। इसको 17 से कहता है बागो बहार। बागो बहार जी, इसका नाम है, टांके का नाम है बागो बहार, और इसका डिजाइन जो है 17 शीशे वाला इसको कहते हैं। हाँ ये देखे ना, ये इसमें 17 शीशे एक मोटिव के अंदर है। जी जी। एक ड्रेस जो बन रहा है कितनी देर में बन जाता है? अब एक सूट पे जो 3 महीने लगाते हैं। 3 महीने? 3 महीने लगाते हैं। और ऐसे मेरे पास सूट पड़े हैं, कल नहीं परसों आया हुआ है, 11 महीने के बाद आया है। जैसे ये खरानी सूट है, इसका कीमत है 45,000 रुपये। 45,000 का ये सूट है, खरानी सूट है। अच्छा, ये वो जरा हैवी वाला है, ये जेबें भी होती है ना इसमें? जेबें भी होते हैं। ये खारान का सूट है, आगे पीछे इसका काम होते हैं। ये भी 3 पीस थे। ये खास करके बलोच लोग पहनते हैं, जो कि उसको ये टांके का भी पता है कि जलर इसको कहते हैं, कोई अफतरंगी इसको कहते हैं, तो ये वो लोग पहनता है। ये मतलब बाहर के लोग, बुकटी आता है, अफतरंगा आता है, खनुकी आता है, हर डिज़ाइन के होते हैं। ये फिर शॉल हो गया सर। तो ये है गर्मियों के लिए और ये सर्दियों के लिए सर। एक निकाले ज़रा सर्दियों वाली।
ज़रा देखते हैं जी, एक सर्दियों वाली शॉल और एक गर्मियों वाली शॉल। तो सबसे पहला जो आज हम काम आपको दिखाने जा रहे हैं, ये इस टांके को क्या कहते हैं? इसका डिज़ाइन है सर। ब्यूटीफुल जी, बहुत खूबसूरत शॉल है। और अगर गर्मियों की शॉल हम निकालें यहाँ से कोई, तो कौन सी निकालेंगे? ये खुनुकी इसको बोलते हैं सर। खुनुकी जी, ये खुनुकी काम उसको बोलते हैं, डेरा बुकटी में जो बनता है। ठीक है, ये वो है सर। ये डेरा बुकटी से बन के आता है। ये अब यहाँ भी लोगों ने सीख लिया बनाना। जी अभी यहाँ। अच्छा, इसकी विड्थ बहुत ज़्यादा है, अर्ज बहुत बड़ा है। तो सर ये 2.5 गज आता है, शॉल भी और दुपट्टा भी। लेंथ में तो 2.5 गज होगा, लेकिन ऐसे भी तो बहुत लंबा है। सर ये आजकल वो रहते जो है वो बोलते बड़ा, जितना बड़ा उतनी सा। अभी एक स्टॉल आता है, सिर्फ आप गले में पहन सकते हो। अब एक कोई सूट भी अगर निकाल लें, सूट भी दिखा दें। सर हमारे पास 2 किस्म के होते हैं। एक होते हैं सर यूज्ड में। यूज्ड भी इस तरह हमारे पास ये कारीगर जो चीज़ें लेने आते हैं सर, वो शॉल वगैरह तो उन लोगों का इतना वो नहीं होता, तो ये हमें बेचते हैं। अपना खुद बना के थोड़ा सा यूज़ कर में बेचते हैं। हम लोग उसको ड्राइक्लीन करके साफ़ करके बेचते हैं। यहाँ पर ज़्यादा तो लोग आते हैं, यहाँ पर कोई गला बनाता है उससे, कोई क्या बनाता है, कोई क्या बनाता है, ज़्यादातर इसमें यूज़ होता है। वेस्ट कोट्स भी तो हमें दिखाए ना, आखिर ये तो नहीं हो सकता कि सिर्फ ख़वातीन की शॉपिंग होगी, हमारे लिए भी कुछ होगा, ऐसे है औरंगज़ेब? जी जी बिल्कुल है सर, वो मर्दाना का भी है सर। आए फिर देखते हैं जी, वेस्ट कोट्स देखते हैं। अच्छा, छुपा के रखी हुई थी इस तरफ, और ये भी बड़े ही वाइब्रेंट कलर्स हैं, खूबसूरत से ये हमें वेस्ट कोट्स नज़र आ रही हैं। ये ब्लैक के ऊपर रेड काम हुआ है। यहाँ पे भी ऐसा होता है, वो औरतें कपड़े लेने आती हैं और कहती हैं कि वो वेस्ट कोट दिखाओ कपड़ों से मैचिंग हमारे घर के मर्दों के लिए। हाँ उससे बहुत होते हैं, लेकिन मैचिंग होती है, मिलती नहीं है उस लोगों को। मैचिंग की डिमांड है लेकिन मिलती नहीं। हमने उज़्बेकी चौपन्ना पहना है। अब मैंने सही बोला है गलत, इसका फैसला बाद में करा लेंगे। चोगा भी आप कह सकते हैं, गाउन भी आप कह सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा पहना जाता है। हाई लेवल मीटिंग्स में भी आप देखते होंगे कि सुदूर होमो पहन रहे थे। इवन अफगानिस्तान के सदर, उन्होंने भी जब पाकिस्तान का विज़िट किया था तो इसी तरह से ये चौपन्ना यानी चोगा पहना था। लेकिन आज हमारा मकसद चोगा दिखाना आपको नहीं था, कि तो बीच में नज़र आ गया तो मैंने कहीं भी आपको दिखा देते हैं। एक और शॉप पर आए हैं और यहाँ पर भी बड़ी मुनफरद किस्म की चीज़ें, तो हम ज़रा बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सलाम, क्या हाल है? शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान है, शुक्र है। आप ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। जी को खरीदने आता है चोगा यहाँ पे? जी जी, ये चपन आता है इधर, काफ़ी लोग आता है, बाहर से लोग आता है, लाहौर से आता है, बाहर से आता है, दुबई से आता है, लोग आता है, ये चीज़ें पहनता है। ये सकाफती, हर इलाके का अपना सकाफत होता है। बताएं कि मौजूदा हालात में काम को कितना मुतासर किया? मौजूदा हालात में काम ने इतना मुतासर हुआ है कि हम लोगों ने, आप यकीन करो कि आज 3रा दिन है, मैंने खुद बोने नहीं किया, कारोबार ऐसा ठप है। काम मुतासर होता है, आप क्या सोचते हैं जब काम आप मुतासर हो गया, आपने खुद का 3रा दिन है, कोई एक चीज़ भी नहीं बिकी, क्या सोचते हैं फिर? तो क्या करें ना, हालात ऐसे है ना। अभी 3रा दिन में हमारा दिन का कम से कम 3-4 हज़ार रुपया खर्चा होता है, घर का, इधर दुकान का। तो जब 3 दिन में हमारा बोनी नहीं हो जाए, 3 दिन के बाद फिर हमारा क्या होगा? बहुत शुक्रिया शुएब, आप हमें कढ़ाई के बने हुए, कढ़ाई के काम वाले कपड़े दिखा रहे थे। इंतहाई नफीस काम देखने को मिल रहा था जी। अभी एक ब्रेक की जानिब बढ़ते हैं, हमारे साथ बात करते हैं टेक्नोलॉजी के हवाले से। आलमी मकबूल सर्च इंजन गूगल, उसने पाकिस्तानियों को इंतहाई मतलूब डिजिटल महारतें सिखाने के लिए बड़ा कदम उठा लिया और गूगल ने AI एसेंशियल्स कोर्सेज जो है उनको उन्होंने मुतारिफ करवाया है कि उनकी तादाद भी ज़्यादा होनी चाहिए ताकि गूगल सर्टिफिकेशन ज़्यादा हो। नए नए प्रोग्राम से पाकिस्तान जो है, जिस तरह हम कहते हैं AI का दौर है, अब AI का दौर अगर है तो उसमें महारत हासिल करना बहुत ज़रूरी है। तो ये जो प्रोग्राम्स इंट्रोड्यूस करवाए गए हैं वो AI की महारत को फ़रोग देने के लिए किए गए हैं ताकि इसको दुगना किया जा सके। और पाकिस्तान इन कोर्सेज में कैसे हिस्सा ले सकते हैं पाकिस्तानी, क्योंकि हमारी यंगस्टर्स ये कह रहे होते हैं कि हमें आपने सर्टिफाइड कोर्सेज की तरफ लेकर जाएं। सर्टिफाइड कोर्सेज अगर होते हैं तो उसके बाद ज़ाहिर है इंटरनेशनल लेवल पर वो कम्पीट भी कर पा रहे होते हैं। सो AI का दौर है, उस हवाले से ये नए जो गूगल ने कोर्सेज मुतारिफ करवाए हैं, पाकिस्तानी इनको कैसे अवेल कर सकते हैं, आज हम इस बारे में इनकी जो तादाद है कोर्सेज की वो भी बढ़ाई है। हमारे साथ गूगल ग्रोथ लैब के साथ काम करने वाले टेक्नोलॉजिस्ट उमर फारूक मौजूद हैं। उमर साहब, आपको वेलकम करेंगे। ये बताइएगा कि ये प्रोग्राम्स क्या हैं और पाकिस्तानी नौजवान इसको कैसे अवेल कर सकते हैं? थैंक यू वेरी मच सबीन एंड आदिल। जैसा कि आपने पढ़ा होगा कि गूगल का फोकस है इस साल 2024 में कि हम जनरेटिव AI के ऊपर बात करें और हम पाकिस्तानी यूथ के लिए स्पेशली जो यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट्स अभी जॉब मार्केट में आ रहे हैं या जो लोग अपना कैरियर स्विच करना चाह रहे हैं, उनके लिए कुछ ऐसे कोर्सेज लेके आए जो पूरी दुनिया में डिमांड में हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान इज़ नंबर 4th इन फ्री लांसिंग, और अभी तक जो हम फ्री लांसिंग की गिग्स या जॉब्स कर रहे हैं वो बड़े छोटे लेवल की हैं, जिसमें लोगो डिज़ाइनिंग, वेबसाइट्स बनाना, मोबाइल ऐप्स बनाना।
लेकिन अब जो डिमांड आ रही है वो आ रही है जनरेटिव एआई की। उसमें हम चाहते हैं कि जो हमारे एम्प्लॉयर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो जनरेटिव एआई की मदद से, जेमिनी की मदद से अपने जो प्रॉब्लम्स हैं, अपने जो आइडियाज़ हैं, उनको मैक्सिमाइज कर सकें। तो उसमें गूगल ने एक एआई एसेंशियल्स के नाम से एक कोर्स लॉन्च किया है। जैसा कि आपको पता है कि हर बंदा जानना चाहता है कि व्हाट इज़ एआई, हाउ आई कैन यूज़ एआई इन आवर वर्क। जैसा कि एआई को लेवरेज करते हुए आप अपने काम को जल्द से जल्द कर सकें और आइडियाज़ के साथ कर सकें। तो हम इसका एक बेसिक लेवल का कोर्स लाए हैं। इसकी डिटेल्स www.techvalley.pk पे आप देख सकते हैं कि ये जो एआई की स्किल्स हैं, इससे आप अपनी प्रोडक्टिविटी और अपनी जो जॉब है उसको किस तरह बेहतर कर सकते हैं। ये तो एआई पे बात हो गई। अब आपने सवाल किया कि जो बाकी गूगल के कोर्सेज हैं उनके बारे में जो हमारी यूथ है वो कैसे उसका फ़ायदा उठा सकती है। तो उसको हम ग्रो विद गूगल का एक प्रोग्राम है जिसमें हम साइबर सिक्योरिटी, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, UI UX डिज़ाइन, IT सपोर्ट के ऐसे कोर्सेज जो गूगल खुद सर्टिफाई करता है, गूगल उसके लिए पे करता है, गूगल उसका एग्जाम लेता है और आपको एक सर्टिफिकेशन देता है। ये वो कोर्सेज हैं जो पूरी दुनिया में डिमांड में हैं और ये आप 3 साल के लिए अपने लिए एक कोर्स को सर्टिफाई करके लेवरेज। अच्छा उमर, ऑब्वियसली जिस तरह आपने बात की कि इस तरह से अवेल कर सकते हैं, आपने वेबसाइट का भी जिक्र कर दिया जहाँ पर जाकर नौजवान ऑब्वियसली इन कोर्सेज के बारे में मजीद जान सकते हैं, इनके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब ऐसे में जाहिर है अगर नौजवान इनकी तरफ जाएंगे, हमारे यंगस्टर्स, तो उनकी स्किल्स में भी इजाफा होगा और ऑब्वियसली इसी तरीके से उनके लिए रोजगार के मौके भी बढ़ जाएंगे। बिल्कुल ऐसा ही है सबीन, जैसा कि आपने खुद अभी बात की कि एक डिजिटल गैप है एम्प्लॉयर्स का और एकेडेमिया का। जो लोग एम्प्लॉयर्स हैं वो कहते हैं जो एकेडेमिया से लोग आ रहे हैं वो उन नीड्स को पूरा नहीं कर पा रहे जो हमें चाहिए। तो जो एकेडेमिया का और जो इंडस्ट्री का एक गैप है उसको फिल करने के लिए ये सर्टिफिकेशंस इंट्रोड्यूस करवाई गई हैं और इसलिए करवाई गई हैं कि इनका पाकिस्तान के अंदर भी इनकी डिमांड है, गल्फ रीजन में भी डिमांड है और आउटसाइड पाकिस्तान भी डिमांड है। और इसमें मुझे आपको ये बताते हुए खुशी हो रही है कि हम इसमें एक पार्टनर कर रहे हैं पाकिस्तान फ्रीलांसिंग एसोसिएशन के साथ। जो लोग ये कोर्स कंप्लीट करेंगे उनको हम 1 महीने का बूट कैंप करवाएंगे कम्युनिकेशन का थ्रू पैफला। इसके बाद हम टेक वैली और गूगल मिलके एक एम्प्लॉयर कंसोर्शियम बना रहा है जो पाकिस्तान के 50 टॉप एम्प्लॉयर्स इसमें होंगे। तो ये पूरा एक 3 स्टेप प्रोसेस है कि जब आप सर्टिफिकेशन कंप्लीट करते हैं तो यू विल बी एलिजिबल फॉर कम्युनिकेशन बूट कैंप और उसके बाद वी विल कनेक्ट यू विद द एम्प्लॉयर। तो आपकी ठीक है उमर साहब, गैप खत्म करने की आप बात कर रहे हैं और इस हवाले से कोर्सेज की बात करें। ये बताइएगा करंट जो सिचुएशन है वो क्या है, पाकिस्तान इस टाइम इस मैदान में कहाँ खड़ा हुआ है? पाकिस्तान की जब आप नंबर ऑफ यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स की बात करें या कंप्यूटर साइंस की बात करें तो हम जितने ग्रेजुएट्स हर साल निकाल रहे हैं दे आर नॉट इनफ टू compete what we have to compete with बांग्लादेश, वियतनाम और जो इमर्जिंग कंट्रीज है उनके साथ। पाकिस्तान की जो आउटपुट निकल रही है आईटी की वो उस लेवल के ऊपर अभी भी नहीं है जिस लेवल पे हमने जाना है, क्योंकि हमारे जो कोर्सेज हैं, हमारा जो लैब वर्क है, हमारा जो करिकुलम है वो अभी तक अप टू स्पीड नहीं है। डिमांड है इंडस्ट्री की। अभी आप देख रही हैं कि पाकिस्तान इज टॉकिंग टू सऊदी अरेबिया, Pakistan is talking to other Gulf countries, Pakistan is talking to Japan. They are all looking for a young skilled workforce. उसके लिए ज़रूरी है कि हम अपने कोर्सेज को अगर इतने जल्दी चेंज नहीं कर सकते तो हम इन सर्टिफिकेशन की मदद से उस गैप को ख़त्म करें। हमने इस साल और पिछले साल यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस के साथ पार्टनरशिप की अक्रॉस पाकिस्तान। जिन यूनिवर्सिटीज़ ने अपने कोर्सेज के अंदर अपने करिकुलम के अंदर इन कोर्सेज को उसका हिस्सा बनाया, दे हैव प्रोड्यूस्ड बेटर रिजल्ट्स। हमारे पास इसकी एक पूरी रिसर्च मौजूद है जो techvalley.pk पे जाके देखा जा सकता है कि पिछले साल कितने लोगों की एम्प्लॉयमेंट इंश्योर हुई। आपको ये सुन के खुशी होगी कि हमने बलूचिस्तान, गिलगित, केपी पे स्पेशल फोकस रखा और जो भी सक्सेस स्टोरीज वहां से निकली हैं इंडिपेंडेंट ख्वातीन की, वो देखने के काबिल है। अब उनको कैसे प्रैक्टिकल स्किल्स मिली और उन्होंने अपना बिजनेस मल्टीप्लाई किया। अब ये जो एआई की फील्ड है, साइबर सिक्योरिटी है, गूगल क्लाउड है, ये बड़ी स्पेशलाइज्ड फील्ड है। अगर इसमें गूगल इन्वेस्ट कर रहा है और एक बंदा या बंदी इसमें इस कोर्स को लेता है तो उनकी ग्लोबल एम्प्लॉयमेंट के चांसेस बनते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट होगी यूनिवर्सिटी से, कॉलेजेस से, स्टूडेंट्स से कि इन अपॉर्चुनिटीज को अवेल करें। 45,000 स्कॉलरशिप इज स्टिल अ ड्रॉप इन द ओशन जो हमारे मुल्क का साइज है, जो हमारे एकेडेमिया का साइज है।
लेकिन हमने इम्पैक्ट दिखाना है ताकि लोगों को पता चले कि ये कोर्सेज से असल में उनकी जिंदगी में इन कोर्सेज से कैसे बेहतरी आ रही है। इम्पैक्ट की जहां पर आप बात करें, वहीं पर टेक्नोलॉजी के हवाले एआई का दौर है, जिस तरह आप भी बता रहे हैं कि इस वक्त कितनी ज़्यादा ज़रूरत है। पाकिस्तान के रिमोट एरियाज की अगर बात की जाए, वहां पर तो अभी भी इंटरनेट की सहूलत मौजूद नहीं है। लोग ज़ाहिर है कम्पीट किस तरह से करेंगे? वहाँ के नौजवान जो कि कैपेबल भी हैं, जिनके अंदर टैलेंट भी है, ग्लोबल वर्ल्ड की अगर बात की जाए, वो कम्पीट कैसे कर सकते हैं जब इंटरनेट की बेसिक सहूलत उनको मौजूद नहीं है? जैसे पहले एक नारा लगाया जाता था रोटी कपड़ा मकान, तो अब मैं लोगों को बताता हूँ कि रोटी कपड़ा मकान और इंटरनेट ये आपकी ज़रूरत है इस वक्त। इंटरनेट हर बंदे को एक्सेस इंटरनेट की होनी चाहिए है, लेकिन जो हम काम कर रहे हैं, गिलगित से लेके कराची तक, तुर्बत तक हम काम कर रहे हैं, और हमारा सबसे बड़ा चैलेंज इस वक्त इंटरनेट पेनिट्रेशन का है। और इवन इस्लामाबाद के कुछ स्कूल्स में आपको ये सुन के हैरानगी होगी कि इंटरनेट की फैसिलिटीज विद इन ये 26 किलोमीटर का इस्लामाबाद है, यहाँ के कुछ सरकारी स्कूलों में भी इंटरनेट कनेक्टिविटी वाज अ चैलेंज इन रिमोट इस्लामाबाद। वहाँ पे हम इस अपने पार्टनर की मदद से फ्री इंटरनेट डिवाइसेस दे रहे हैं, और इस तरह की पार्टनरशिप्स हम और ढूंढ रहे हैं विद यूएसएफ जिनका मैंडेट है, विद मिनिस्ट्री ऑफ आईटी, विद प्रोविंसेस, चीफ सेक्रेटरी ऑफिसेस, कि हम इंटरनेट की पेनिट्रेशन को बेहतर से बेहतर करें। और जहां तक इंटरनेट की रीच हम दे सकें इन रिमोट एरियाज में, मैंने आपको अभी अर्ज किया कि हमने पहली सक्सेस स्टोरी गिलगित से निकाली, जहां पे गिलगित में वी हैव वर्कड विद द लोकल गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, विद लोकल टेलकोस टू मेक श्योर कि हमें इंटरनेट अगर थोड़ी देर के लिए भी मिले, लेकिन मिले जरूर। लेकिन ये एक ऐसा चैलेंज है जो एज अ नेशन वी नीड टू कम टुगेदर टू सॉल्व इट। आजकल इंटरनेट में सैटेलाइट इंटरनेट की ऑप्शंस आ रही हैं जो बहुत महंगी हैं, लेकिन अगर उसको आप कम्युनिटी लेवल पे देखा जाए तो वी आर लुकिंग एट टू सम इनोवेटिव आइडियाज। टेक्नोलॉजी का एक हम इस्तेमाल सिखा रहे होते हैं, लेकिन ये बताना जरूरी है कि टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल क्या होता है। जब भी इस तरह की इंटरवेंशन आती है उसके प्रोज एंड कॉन्स हमेशा होते हैं, और अभी भी जो जेमिनी है एआई, इसका 18 एंड अबव वी वांट टू मेक श्योर कि जो लोग इसको ट्राई कर रहे हैं वो इसके प्रोज क्या है, कॉन्स क्या है। आई थिंक वी नीड टू हैव अ हेल्दी डिबेट एज अ सोसाइटी कि जनरेटिव एआई मेडिकल की फील्ड में, एग्रीकल्चर की फील्ड में, एजुकेशन में किस तरह हेल्प कर सकती है। और इसमें जैसा कि कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज में हम देख रहे हैं कि लोग इसको यूज कर रहे हैं असाइनमेंट्स के लिए, लेकिन एट द सेम टाइम इसका जो यूज है वो अब्यूज में भी चेंज हो रहा है। तो उसमें जो हमने एक अवेयरनेस देनी है, वी नीड टू फर्स्ट लेट पीपल नो कि हाउ टू यूज दिस रिस्पॉन्सिबली। और जनरेटिव एआई वी नीड टू सेट अप सम बाउंड्रीज। और आपने देखा होगा पाकिस्तान में जब भी इस तरह की टेक्नोलॉजीज आई, वी कॉल देम डिसरप्टिव टेक्नोलॉजीज, वो पहले आ जाती हैं और पॉलिसी लेवल पे हम उसको कैचअप नहीं कर पाते। मैं आपको एग्जांपल दूंगा राइड शेयरिंग की। राइड शेयरिंग का प्लेटफॉर्म्स आ गए, बाद में हमें एहसास हुआ यार इसको हमने रेगुलेट कैसे करना है। एयरबीएनबी टाइप रूम सर्विसेज आ गए, तो उन्होंने होटल्स के बिजनेस को इम्पैक्ट डाला। नाउ जनरेटिव एआई, इसके ऊपर हमें एज अ कंट्री एक पॉलिसी चाहिए, हाउ टू यूज इट रिस्पॉन्सिबली। इससे आपके आइडियाज कैसे बेहतर होते हैं, इससे आपका टाइम कैसे सेव होता है, एक आम आदमी की लाइफ में ये किस तरह इंटरवेंशंस जो हैं पॉजिटिवली यूज हो सकते हैं, तो इस पे बात होनी चाहिए। हमने अभी एक प्रोग्राम गूगल की मदद से स्कूल लेवल्स पे इंट्रोड्यूस करवाया है, जिसको हम नाम देते हैं डिजिटल सफर का, जिसमें हम इंटरनेट सेफ्टी पे बात कर रहे हैं क्लास 6, 7, 8 और 9 में। उसमें हम बच्चों को बता रहे हैं कि हाउ टू यूज इंटरनेट सेफली। अगर आप techvalley.pk पे जाएं तो आप पढ़ेंगे कि हम स्कूल लेवल्स पे ही अभी इन चीज़ों को अवेयरनेस ला रहे हैं कि इंटरनेट का रिस्पॉन्सिबल इस्तेमाल कैसे किया जाए। उसमें हम काफ़ी इदारों की मदद से ये काम कर रहे हैं। उमर फारूक, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करने के लिए। अभी टेक्नोलॉजी की हम बात कर रहे हैं, अगर पाकिस्तान की वजह इंडस्ट्री को देखें सिर्फ $2 बिलियन की है। हमारी जो नेबरिंग कंट्रीज है, इवन अगर इंडिया की बात कर लें, $200 बिलियन का उनका आईटी सेक्टर है। तो नेबरिंग कंट्री हमें इसमें ग्रो करने की वैसे बहुत ज़रूरत है। एग्जैक्टली, ग्रो करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और अभी देखा जाए तो कल भी बातचीत हो रही थी, जिस तरह से गर्मियों की छुट्टियों के हवाले से भी ज़रा बात कर लेते हैं। बच्चों की बात है कि बच्चों को सिखाने के लिए स्कूल्स की बात कर रहे थे, भी आपको स्कूल याद आ गए। सही बात है। आप देखें क्योंकि समर कैंप्स अब आने शुरू हो गए हैं, क्योंकि बहुत सारे स्कूल्स की अगर बात की जाए, कराची की बात की जाए,
जाए, पंजाब की बात की जाए, इस्लामाबाद रावलपिंडी की बात की जाए, तो 22 मई से ये कहा जा रहा है कि वहाँ पर छुट्टियों का ऐलान जो है वो कर दिया गया है। अब ऐसे में ज़ाहिर 2-2.5 माह के बच्चों को छुट्टियाँ होती हैं और अब छुट्टियों के दौरान हम ये सोच रहे होते हैं कि बच्चों को कौन से कोर्सेज करवाए जाएं, ऐसा क्या किया जाए। ज़रा एक बैलेंस क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है कि पढ़ाई से भी बिल्कुल दूर ना हो, उनके समर वेकेशन टास्क भी उनको मिला हुआ होता है, बट एट द सेम टाइम ये ज़रूरी है कि बच्चों को आप इस तरह के कोर्सेज में ज़रूर मुतारिफ उनको करवाएं। और ये कोर्सेज बहुत अच्छे हैं, इसमें आप घर पे अपने लैपटॉप अपने सिस्टम पे बैठ के काम कर सकते हैं, इवन अच्छे खासे पैसे बना सकते हैं। हमें बच्चों को अर्ली एज में इस तरफ लेके आना चाहिए, लेकिन सही तरीके से, वही वाली बात, टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल। आदिल, ये बड़ा जरूरी, जो हम बार-बार कहते हैं सही इस्तेमाल, के बच्चों को साथ साथ सिखाएं, लेकिन साथ साथ उनको ये जरूर सिखाएं कि इसका सही इस्तेमाल किस तरह से हो सकता है। नाज़रीन, हम बढ़ेंगे एक ब्रेक की जानिब, स्टे विद अस। डिजिटल दौर है, तस्वीरें बनवाना हर किसी को बहुत अच्छा लगता है क्योंकि डिफरेंट जो प्लेटफॉर्म है वहाँ पर लगाई जाती है। अमूमन वो जो तस्वीरें होती हैं वो कैमरा से बनी हुई होती है, लेकिन कोई आपका स्केच बनाए तो उसकी तो बात ही कुछ और होती है। वैसे कैमरे पर भी मैं कह रही हूँ, तस्वीरें बनवाने का सबको शौक होता है, और कैमरा आपका, क्योंकि आप फ़ोन हर वक्त आपके पास होता है और जब आपका दिल करे आप उस मोमेंट को कैप्चर कर लेते हैं, और उसके बाद ज़ाहिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की जो आपने बात की वहाँ पर लोग उसको अपलोड भी कर रहे होते हैं। लेकिन ज़ाहिर है वो तस्वीर जब आप हाथ से बनाते हैं, स्पेशली यानी कि आप जब आप स्केच बना रहे होते हैं, तो वो एक बड़ा ही मुश्किल अमल होता है। कभी आपका स्केच बनाया किसी ने? मेरे बहुत सारे टैलेंटेड लोग हैं जिन्होंने बनाया, मुझ तक पहुँचाया भी है, और कुछ एक तो मैंने अपने घर में भी कुछ फ्रेम करके लगाए हुए, जो मुझे, क्योंकि मुझे एक्चुअली स्केचेस बहुत ज़्यादा इंस्पायर करते हैं और मैं बड़ी अट्रैक्ट होती हूँ। अच्छा, पेंसिल को तराश कर ज़ाहिर है मुनफरिद आर्ट तख्लीक करने की सलाहियत जो है एक आर्टिस्ट में है, और जिनसे आज आपकी हम मुलाकात भी करवाएंगे। इनका नाम है जी अदील अहमद। और अदील की अगर हम बात करें तो अदील ने बहुत सारे फेमस पर्सनालिटीज़ ने उन्होंने उनके स्केचेस बनाए हुए हैं, और उनको फिर ये मौका भी मिला कि एक स्केचेस बनाए और उसके बाद उनको उन्होंने प्रेजेंट भी किया है। जवाद अहमद जिस तरह से आप देख रहे हैं, और इस तरह से ठाकुर साहब हैं, एग्जैक्टली, और मल्टीपल ऐसे लोग हैं जिनकी उन्होंने स्केचेस बनाकर उनको प्रेजेंट भी किए हैं। अब लोगों उनको अप्रिसिएशन भी उस तरफ से काफ़ी ज़्यादा मिली है उनके काम की वजह से, और ज़ाहिर उनसे हौसला अफजाई भी हुई है। तकरीबन 4 साल हो गए उनको इस फील्ड में। अब वो किस तरह से इसको बनाते हैं और कैसे इन्होंने इसमें इतनी महारत हासिल की है, इस हवाले से बात करते हैं। अदील इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी अदील। वालेकुम सलाम, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। नहीं, थैंक यू सो मच आने के लिए। अदील, कब से शुरू किया आपने स्केच करना? मैंने 2020 से मैंने स्टार्ट किया था स्केचिंग करना। उससे पहले मैं स्केचिंग नहीं करता था, बेसिक ही कोई ऑब्जेक्ट आर्ट बना लेता था, लेकिन जो ह्यूमन स्केचिंग है ये मैंने 2020 से स्टार्ट किया था। अच्छा, 2020 से आपने सर, मतलब आपने कोविड के दौर में ही आपको बहुत सारे लोग कहते हैं कि टाइम मिला, लोगों ने नई वैरायटी, नई इनोवेशन सीखी, बहुत सी आर्ट्स लोगों ने सीखी, लोगों को पता लगा कि उनके अंदर क्या टैलेंट है, हिडन टैलेंट। तो आपको भी इसी दौरान ही पता चला? बिल्कुल ऐसे ही है, फ्री टाइम था तो घर में बैठ के मैं इसकी तरफ आ गया, स्केचिंग की मैंने। अच्छा, अब इस स्केच की अगर बात करें, शान का स्केच जो मेरे पास है अभी इस वक्त, कौन सी पेंसिल का इस्तेमाल किया और कितना वक्त लगा? अप्रोक्सीमेटली 20 से 22 घंटे लगे थे मुझे ये स्केच बनाने में। और अगर टूल्स की बात करें तो इसके लिए स्पेसिफिक शीट होती है, स्कॉलर शीट, और स्पेसिफिक पेंसिल्स यूज़ की जाती हैं, डिफरेंट डिग्रीज की और ग्रेड्स की पेंसिल्स होती हैं, लेयर बाय लेयर काम किया जाता है। आउटलाइन के लिए लाइट पेंसिल्स यूज़ की जाती हैं डिग्री की, और उसके ऊपर जो शेडिंग अप्लाई करनी है जो डिफरेंट लेयर के साथ आती हैं, तो हर एक लेयर के ऊपर डिफरेंट डिग्री अप्लाई की जाती है। अच्छा, साथ साथ आप अभी कुछ स्केच वहाँ पे जब आप बैठे हुए थे सामने, हम बाकी सेगमेंट्स कर रहे थे, तो हम देख रहे थे आपको स्केच बना रहे थे, किनका बना रहे हैं, और साथ साथ अगर इसको हमें कुछ दिखा जो पीएम शहबाज शरीफ साहब हैं, मैं उनका स्केच ड्रा कर रहा था। आइस का जो आउटलाइन थी वो मैंने कंप्लीट कर ली थी, तो अभी हेड्स के ऊपर उसकी जो आउटलाइन है वो मैं थोड़ी सी उसको डार्क कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि इसके ऊपर फिनिशिंग बाद में कर ली जाए। थोड़ा सा अगर आप हाथ हटाएं, हम देखें कि कहाँ तक ये पहुंचा है। ये देखें जी, इस वक्त हम आपको स्केच दिखा रहे हैं जो कि अदील ने लाइव यहाँ पर बैठ के बनाया हुआ। ऑब्वियसली कंप्लीट करने के लिए तो इट विल टेक सम टाइम, कि आपने बताया कि 10-15 घंटे भी मजीद इसको लगेंगे एक स्केच को, अगर आपने निखार के परफेक्शन की तरफ लेके जाना है। सो फिलहाल इतना ही जितना वो बना सकते थे वो हमने आपको दिखाया है, कि बाल बनाए उन्होंने और आंखें, और वही बात है आदिल, आंखों से आप पहचान जाते हैं कौन है। चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग है, अब मियां साहब को बताएं उनको ड्रेस कौन सा बनाएंगे? क्या वो जब सीएम थे बड़ा उनका फेमस होता था सफारी सूट कैमल कलर का, वही बनाने का प्रोग्राम है? जो रेफरेंस पिक को मैं फॉलो कर रहा हूँ उसमें तो उन्होंने पेंट कोट ही पहना हुआ है, मैं उसी को ही लेके चलूँगा। अदील, बड़ा प्यारा आपका काम है। अभी शहबाज शरीफ साहब की आपने आधी पिक्चर जो है वो बनाई है, लेकिन जाहिर है वक्त बड़ा कम है, बड़ा मुख्तसर वक्त है, वो 20-22 घंटे लगने हैं, है ना, इतना टाइम हमारे पास नहीं है फिलहाल, लेकिन चले बड़ा अच्छा काम है जो हमने आपका भी देखा भी है, एंड आई एम श्योर कि आप इसको जो कंप्लीट करेंगे तो आपके डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हम जाकर जरूर देखेंगे। अदील, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही, दोबारा मुलाकात आपसे कल होगी। अल्लाह हाफ़िज़।